क्या है कि अपना ही कार्यकर्ता वहीं से आएगा और वहीं जाना उसको पर्टिकुलर, तो हमको कर लेंगे वर्कआउट। सर से बात होगी, 5-10 मिनट में आ रहे। माँ भारती के चरणों में प्रणति निवेदित करता हुआ मैं आप सभी अतिथियों का एवं मंचस्थ विभिन्न विद्वत जनों का श्री बड़ा बाजार कुमार सभा पुस्तकालय की ओर से आयोजित पुस्तकालय के पूर्व अध्यक्ष एवं कर्मयोगी जुगल किशोर जी जथलिया के पावन स्मृति में व्याख्यान माला के इस 10वें आयोजन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। इतिहास गा रहा है दिन रात गुण हमारा गान से, जिसे स्वर दे रहे हैं हमारे युवा साथी श्री अमित पटवा। इतिहास गा रहा है दिन रात गुण हमारा, दुनिया के लोगों सुन लो, यह देश है हमारा, इतिहास गा रहा है। इस पर जन्म लिया है, इसका पिया है पानी, माता है यह हमारी, यह है पिता हमारा, इतिहास गा रहा है। यह देवता हिमालय हमको पुकारता है, गुण गा रही है निश दिन, गंगा की शुभ्र धारा, इतिहास गा रहा है। पोरस की वीरता को झेलम तू ही बता दे, यूनान का सिकंदर था तेरे तट पे हारा, इतिहास गा रहा है। उज्जैन फिर सुना दे विक्रम की वह कहानी, जिसमें प्रकट हुआ था संवत नया हमारा, इतिहास गा रहा है। आता है याद रह रह गुप्तों का वह ज़माना, सारे जहां पे छाया वह स्वर्ण युग हमारा, इतिहास गा रहा है। चित्तौड़ रायगढ़ और चमकौर फिर है गर्जा, सदियों लड़ा निरंतर आजाद खून हमारा, इतिहास गा रहा है। दी क्रांतिकारियों ने अंग्रेज को चुनौती, पल पल प्रकट हुआ था स्वातंत्र्य वह हमारा, इतिहास गा रहा है। हम इनको भूल जाएं संभव नहीं कभी, यह इनके लिए जिएंगे, यह धर्म है हमारा, इतिहास गा रहा है। होगा भविष्य उज्ज्वल संसार में अनोखा, बतला रहा है हमको यह संगठन हमारा,
इतिहास गा रहा है। दिन रात गुण हमारा दुनिया के लोगों सुन लो, यह देश है हमारा इतिहास गा रहा है, इतिहास गा रहा है। बंधुओं, कर्मयोगी जुगल किशोर जी जैथलिया अपने विचारों, कर्म एवं व्यवहार के माध्यम से आज भी हमारे बीच जीवित हैं एवं रहेंगे। वे कोलकाता एवं राजस्थान की अनेक संस्थाओं एवं कार्यकर्ताओं के सेतु रहे हैं। उनकी जीवन यात्रा कुटिलता की पगडंडियों से नहीं बल्कि सात्विकता के राजपथों से गुजरी है। उन्होंने नीतिगत पथ पर चलने की प्रेरणा दी। उनसे ऊर्जा पाकर अनेक लोगों ने सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक ऊंचाइयों को छुआ है। वे कहते थे, हम तो राष्ट्रीयता की गंगोत्री से जुड़े हैं, यानी डॉक्टर हेडगेवार की निस्वार्थ राष्ट्र सेवा की प्रेरणा ली है। अतः कुछ सत्ता समर्थकों की हरकतों को देखकर हमें नए पहाड़े या गिनती याद करने की या सीखने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रीयता की गंगोत्री से जुड़े रहिए। इस प्रकार वे आने वाली पीढ़ियों को भी जीने की राह सिखाते थे। इस पर नजीर अकबरवादी का शेर याद आ रहा है। कुछ इस तरह कारवां का साथ चल नजीर, कुछ इस तरह कारवां का साथ चल नजीर, जब तू न चल सके तो तेरी दास्तां चले। ऐसे प्रेरक जीवन जीने वाले व्यक्ति के लिए किसी कवि की ये पंक्तियां याद आ रही हैं। नई रोशनी देती युग को जिनकी जीवन गाथा, नई रोशनी देती युग को जिनकी जीवन गाथा, समय कोई हो उन्हें हर समय झुकाए माथा। उन्हें कोरे सुमन चमन के कैसे कोई चढ़ाए, उन्हें कोरे सुमन चमन के कोई कैसे चढ़ाए, ऐसे लोग सरस मरकर भी कभी नहीं मर पाए। उनकी पावन स्मृति में 2016 से ही कुमार सभा पुस्तकालय ने एक स्मृति व्याख्यान माला का शुरुआत की, जिसके प्रथम व्याख्यान का विषय था साहित्य का सामाजिक संदेश। आज यह 10वां पुष्प है, जिसका विषय है भारत, इतिहास की अनकही कहानियाँ। आज के इस सारस्वत समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं भारतीय अर्थशास्त्री डॉक्टर अशोक लाहिड़ी। 1979 में दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी की उपाधि प्राप्त डॉक्टर लाहिड़ी ने अपने जीवन के लंबे सफ़र में कई मुकाम हासिल किए। आप 15th फाइनेंस कमीशन के माननीय सदस्य रहे हैं। वहीं 12th चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्टर, बंधन बैंक के चेयरमैन, वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के कंसल्टेंट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के डायरेक्टर तथा इकोनॉमी से जुड़ी अनेक संस्थाओं के अधिकारी रह चुके हैं। इन विषयों में आपकी अनेक पुस्तकें भी हैं, जिसमें दोज वेयर द डेज, इंडिया इन सर्च ऑफ ग्लोरी इत्यादि प्रमुख हैं। वर्तमान में आज आप पश्चिम बंगाल के बालूरघाट क्षेत्र से माननीय विधायक हैं एवं देश की इकोनॉमिक टीम के सदस्य भी हैं। कवि शिव ओम अंबर की ये पंक्तियां हैं, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसले से उड़ान होती है। ऐसे कर्तव्यशील व्यक्तित्व के धनी, प्रखर अर्थशास्त्री एवं कुशल राजनेता डॉक्टर लाहिड़ी को कुमार सभा परिवार की ओर से अंग वस्त्र पहनाकर सम्मानित करेंगे एडवोकेट श्री रामचंद्र अग्रवाल। एडवोकेट श्री रामचंद्र अग्रवाल अंग वस्त्र पहनाकर सम्मानित करेंगे। वहीं शॉल उड़ाकर मंत्री श्री बंशीधर जी शर्मा सम्मानित करेंगे।
हम सब के लिए हर्ष का विषय है कि आज की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर अशोक लाहिड़ी अपनी अर्धांगिनी सहित यहाँ पधारे हैं। उनकी अर्धांगिनी श्रीमती रीता चौधरी सभागार में उपस्थित हैं। मैं निवेदन करूँगा रंजना जी त्रिपाठी से कि वे हम सब की ओर से उनका भी सम्मान करें अंग वस्त्र पहनाकर। आज के व्याख्यान माला के प्रमुख वक्ता हैं वरिष्ठ पत्रकार एवं माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के कुलपति श्री विजय मनोहर तिवारी। भोपाल के विदिशा जिले में जन्मे श्री तिवारी इसी विश्वविद्यालय के ही बैचलर ऑफ जर्नलिज्म के दूसरे बैच 1992-93 के शीर्ष श्रेणी के विद्यार्थी रहे हैं। आपने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों में ही लगभग 25 वर्षों से ज़्यादा रिपोर्टिंग से लेकर विभिन्न पदों पर कार्य किया है। आप भोपाल के बहुकला केंद्र भारत भवन के न्यासी सचिव रहे तथा मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्त रह चुके हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी श्री तिवारी ने पत्रकारिता के साथ 12 पुस्तकों का भी लेखन किया है, जिसमें भारत में इस्लाम, हिंदुओं का हश्र, प्रिय पाकिस्तान, आधी रात का सच इत्यादि इत्यादि प्रमुख हैं। आज के विषय पर आपकी अच्छी पकड़ है एवं राष्ट्रीय भाव जगाने में सक्रिय हैं। आपका मानना है कि प्रयास ही प्राप्ति एवं अडिग चरण ही मंजिल है। वर्तमान पाठ्यक्रमीय इतिहास के प्रति उनके मन में रोष है। वे कवि तेंदुलकर को याद करते हैं। जो शीतल करते हैं अनल प्रबुद्ध प्रजा का, जो शीतल करते हैं अनल प्रबुद्ध प्रजा का, शेरों को सिखलाते हैं धर्म अजा का, वो पाप नहीं उन्हीं का हमको मार गया है। भारत अपने ही घर में हार गया है। भारत अपने ही घर में हार गया है। भारत की तेजस्विता को सच्चे इतिहास के बताने के लिए आप अनवरत प्रयास कर रहे हैं। कवि की पंक्तियां हैं, शब्द नहीं कर सकते समुचित सम्मान तुम्हारा, शब्द नहीं कर सकते समुचित सम्मान तुम्हारा, जाने किन तत्वों से निखरा पावन ज्ञान तुम्हारा, निखरा पावन ज्ञान तुम्हारा। ऐसे प्रखर ओजस्वी वक्ता एवं तेजस्विता के धनी श्री विजय मनोहर तिवारी जी को अंग वस्त्र पहनाकर सम्मानित करेंगे अर्थ मंत्री श्री नंद कुमार लड्डा एवं शॉल प्रदान करेंगे साहित्य मंत्री डॉक्टर ताराजी दुग्गड़। आज के प्रधान अतिथि हैं जाने माने सुप्रसिद्ध वरिष्ठ आयकर सलाहकार श्री सज्जन कुमार तुलसियान। वे हमारे माननीय अभिभावक तो हैं ही, साथ ही किसी भी परिस्थिति को छोटा नहीं समझना, परिस्थितियों से हार नहीं मानना, जीवन में सदैव देश एवं राष्ट्र को प्रधानता देना तथा प्रत्येक दायित्व को बखूबी निभाते हुए अपने क्षेत्र के शिखर पर पहुंचने की कर्मठता का नाम है श्री सज्जन तुलसियान। आयकर क्षेत्र के विभिन्न संस्थाओं तथा एपीलेट ट्रिब्यूनल, बार काउंसिल आदि के उच्च पदस्थ का दायित्व वहन कर चुके हैं। ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के धनी श्री सज्जन कुमार तुलसियान को अंग वस्त्र प्रदान कर सम्मानित करेंगे श्री कृष्ण काकड़ा। उत्साही युवा कार्यकर्ता श्री कृष्ण काकड़ा। पुस्तकालय की कार्यकारिणी सदस्य श्री मनीष जैन शॉल उड़ाकर सम्मानित करेंगे। डॉक्टर प्रेम शंकर त्रिपाठी द्वारा जुगल जी के पूरे जीवन को रेखांकित करने वाली पंक्तियां सुनाने का लोभ
संवरण नहीं कर पा रहा हूँ। पंक्तियाँ हैं, मैं मेरा का घेरा तोड़ा, निर्मित किया बृहद परिवार, विविध संस्थाओं को सींचा, देकर अनुभव सिद्ध विचार, ध्येय निष्ठ सार्थक जीवन जी, किया राष्ट्र का गौरव गान, संघर्षों की कठिन डगर पर रहे जुगल जी नित गतिमान, रहे जुगल जी नित गतिमान। इसी शब्दों के साथ अब मैं निवेदन करता हूँ आज के अतिथियों से कर्मयोगी जुगल जी के चित्र पर पुष्पार्पण कर हम सब की श्रद्धा निवेदित करें। इसी में मैं निवेदन करूँगा पुस्तकालय के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम शंकर जी त्रिपाठी एवं साहित्य मंत्री डॉक्टर ताराजी दुग्गड़, अर्थ मंत्री नंद किशोर जी लड्ढा, आप सभी भी पुष्प सुमन अर्पित करें। श्रीमती मीना जी पुरोहित एवं विजय जी ओझा से भी निवेदन पुष्प सम्मान अर्पित करें। आचार्य राकेश जी पांडे से भी निवेदन। और अब मैं निवेदन करूंगा श्री बड़ा बाजार कुमार सभा पुस्तकालय के अध्यक्ष आदरणीय महावीर जी बजाज से कि वे इस अवसर पर अपना स्वागत संबोधन रखें। सम्मानित मंच एवं सुधीजन, कुमार सभा द्वारा आयोजित कर्मयोगी जुगल किशोर जैथलिया स्मृति व्याख्यान माला के इस 10वें आयोजन में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। समारोह के अध्यक्ष प्रखर अर्थशास्त्री डॉक्टर अशोक लाइडी का आप सब की ओर से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं कि अपने व्यस्ततम समय में से कुछ समय निकालकर कुमार सभा में पधारे, हमारे आग्रह को स्वीकार किया। आज के प्रधान वक्ता श्री विजय मनोहर जी तिवारी का अंतरंग हृदय से स्वागत करता हूं कि वे हमारे आग्रह को स्वीकार कर भोपाल से आज रात को ही 1:30 बजे पधारे हैं। उनके द्वारा वर्णित इतिहास की सच्ची घटनाओं से हम अपने को समृद्ध करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आज भी सनातन संस्कृति को विकृत करने का एक कुत्सित प्रयास भजन एवं गीतों के माध्यम से भी चल रहा है, जैसे कि मनियारा का वेश बनाया श्याम चूड़ी बेचने आया। इस बारे में भी हमें जागरूक होने की आवश्यकता है। आज के प्रधान अतिथि श्री सज्जन जी तुलसियान के तो हम सब ऋणी हैं, वे जिनका मार्गदर्शन ही हम लोगों का संबल है। बंधुओं, जीवन में परिश्रम, प्रार्थना एवं प्रतीक्षा का बहुत महत्व है। परिश्रम में सक्रियता, प्रार्थना में समर्पण और प्रतीक्षा में धैर्य छुपा हुआ है। इन तीनों के योग से आदमी कर्मयोगी बनता है। ऐसे ही एक कर्मयोगी वंदनीय पुरुष का नाम है श्री जुगल किशोर जैथलिया, जिनके बारे में आचार्य विष्णुकांत सरीखे मनीषी ने भी एक स्वागत समारोह में कृतज्ञता के स्वर में उल्लेख किया कि ये मेरे पूर्व जन्मों का फल है कि मुझे जुगल जी जैसा
कार्यकर्ता मिला, मुझे सानिध्य मिला उनका। तो कवि बंशीधर शर्मा ने भी लिखा है कि तुम धर्म कर्म के युगल पुरुष, वीणा पाणी से चेतन मन, है राष्ट्र भक्ति से ओतप्रोत, हे कर्मवीर तेरा जीवन। ऐसे थे जुगल किशोर जी जेठलिया। तो आखिर क्या थे जुगल किशोर जी जेठलिया? हम क्यों उन्हें याद करते हैं? क्या वे एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, कुमार सभा के मार्गदर्शक, राजस्थानी कुछ संस्थाओं को जोड़कर राजस्थान परिषद बनाने वाले विशिष्ट पुरुष, कुशल संगठनकर्ता, छोटी खाटू के प्रेरणा पुरुष, राजनेता, कुछ स्मारिकाएं या पुस्तकें लिखने वाले लेखक, ओजस्वी वक्ता, हिंदी प्रेमी, भाजपा एवं संघ के कट्टर समर्थक एवं फिर लोक संग्रही? वे ये सब कुछ होते हुए भी हनुमान जी की तरह लोक संग्रही सामाजिक कार्यकर्ता थे, जिन्होंने व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के मंत्र को अपने अंतःकरण में संजोकर हमारे जैसे सैकड़ों कार्यकर्ताओं का निर्माण ही नहीं किया, उनकी योग्यता के अनुसार समाज की राष्ट्रीय भावधारा वाली विभिन्न संस्थाओं में उन्हें संबद्ध होने की प्रेरणा दी, जो हम सब के लिए अनुकरणीय है। वे बार बार कार्यकर्ताओं से कहते थे, हर घट से अपनी प्यास मत बुझाओ प्यासे, हर घट से अपनी प्यास मत बुझाओ प्यासे, प्याला बदले तो मधु ही विष बन जाता है, मत बदल बदल राह तय कर अपना, हर पथ मंजिल की दूरी नहीं घटाता है। ऐसे प्रेरणा पुरुष वो हम सबको एक ही बात देते थे कि हम सब राष्ट्रीयता की गंगोत्री से जुड़े रहें। यही संकल्प था उनका और यही संदेश था उनका और यही उन्होंने प्रेरणा दी। आज के ओजस्वी वक्ता के सुचिंतित विचारों के अनुरूप हम अपने मन को जागृत करें और नई पीढ़ी को, भावी पीढ़ी को प्रेरित करें, तभी भारत का स्वाभिमान सुरक्षित रह पाएगा। ये आज का बड़ा विषय कि राष्ट्र भारत जो है, इसके इतिहास की कई अनकई घटनाएं हैं जिन्होंने हम पाठ्यक्रम में नहीं पढ़ पाते हैं, जिनसे हमारा स्वाभिमान जागृत होता है, वो हमको भुलाया गया है। ऐसे आज कुछ प्रभु की कृपा से और डॉक्टर श्री तिवारी जी अपने सामने वक्तव्य रखेंगे। एक और बात, कुमार सभा का भवन बहुत दिनों से और चल रहा है, बातचीत चल रही है, कुछ कानूनी कार्रवाइयों के कारण से और बाधित रहा था, पर भगवान की कृपा से वो कृपा सज्जन जी, तुलसियान जी मेरे बैठे हमारे मार्गदर्शक, उनके आशीर्वाद से कहिए, उनके प्रेरणा से कहिए, उनकी प्रयास से कहिए, जैसा भी है वो कार्य अब बहुत शीघ्र होने वाला है, क्योंकि उसकी हमको ये स्वीकृति मिल चुकी है केएमसी से। केवल कुछ राजस्व के लिए उसकी बात अटकी हुई है, उन्होंने कुछ जो राजस्व की बात अधिक दी, उसके लिए हम लोगों ने पुनः अपील की है कि वो राजस्व कम किया जाए। आशा है कि वो काम बहुत शीघ्र ही और हो जाएगा और हम अपने नए भवन की तैयारी में जुटेंगे। आप सबका पुनः अभिनंदन, वंदन। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय महावीर जी बजाज ने अपने स्वागत संबोधन के साथ ही यह आशा भी व्यक्त की, अति शीघ्र हमारा भवन प्रगति के पथ पर है और हम अति शीघ्र उसे प्रारंभ करेंगे। और अब मैं निवेदन करूंगा हमारे आज के समारोह के प्रधान अतिथि, वरिष्ठ आयकर सलाहकार आदरणीय श्री सज्जन जी तुलसियान से अपने संबोधन हेतु। माँ सरस्वती की वंदना करते हुए आज कर्मयोगी जुगल किशोर जैठलिया स्मृति व्याख्यान माला में इस मंच पर उपस्थित महानुभावों का स्वागत करते हुए मैं कहना चाहूँगा कि अशोक लाहिड़ी, जिनसे मेरा परिचय करीब 15 वर्ष पहले हुआ था, जब वो मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में थे, और आज मैं उन्हें सामने पाकर अभिभूत हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़े विद्वान और भारतवर्ष के इकोनॉमिस्ट हैं। ये हमारे इकोनॉमी के रीढ़ हैं। ऐसे व्यक्तित्व को यहाँ पाकर मैं सचमुच अभिभूत हूँ। हमारे मुख्य वक्ता श्री विजय मनोहर तिवारी, मैंने सुना इन्होंने काफ़ी पुस्तकें लिखी हैं, इतिहास का बहुत विवेचन किया है, और आज के विषय भारत इतिहास की अनकही कहानियाँ, इसके ऊपर इनका जो वक्तव्य होगा वो सचमुच हम लोगों को की आंखें को खोलेगा।
तो इसलिए इनके यहाँ होने से हम बहुत ही लाभान्वित होंगे। मैं धन्यवाद दूंगा श्री महावीर प्रसाद बजाज जी को, जिन्होंने इतनी सुंदर तरीके से आज इस व्याख्यान माला की व्यवस्था की है, और हमारे अन्य जो यहाँ के सदस्य हैं जो यहाँ पूर्ण रूप से उपस्थित होकर इस व्याख्यान माला को सफल बनाने के लिए आए हैं। जहाँ तक आज का जुगल जी की बात है, जुगल जी एक कर्मठ व्यक्तित्व थे, एक बहुत राष्ट्रभक्त व्यक्ति थे। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी आर्थिक रूप से अपने आप को सक्षम नहीं किया, लेकिन जो भी उन्होंने पाया वो राष्ट्र के नाम समर्पित कर दिया। उन्होंने हमेशा व्यक्तित्व निर्माण करने की चेष्टा की, और जो भी काम उन्हें दिया गया उनको बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने निभाया। विष्णुकांत शास्त्री जी के वो सहपाठी थे, और विष्णुकांत शास्त्री जी उन पर बहुत कुछ निर्भर करते थे। जब भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी नहीं थी, उस समय इसके कोषाध्यक्ष का काम भी जुगल किशोर जी किया करते थे, और बहुत सुंदर तरीके से उस चीज़ को वो निभाते थे। उनकी वजह से आज ये पुस्तकालय इतना ग्रामी नामी हुआ है, और इतने बड़े बड़े पुरस्कार इस मंच से और इस संस्था से दिए जाते हैं, जिनका नाम सारे भारतवर्ष में छाया हुआ है। इसलिए जुगल जी को ऑनर करने के लिए ये जो व्याख्यान माला, और इस बार ये 10वीं व्याख्यान माला है, ये सचमुच ही बहुत सराहनीय है। जहाँ तक इतिहास की बात है, इतिहास तो हमारे देश में तोड़ मरोड़ कर हमेशा ही प्रस्तुत किया गया है, और इसलिए इतिहास की वास्तविक घटनाएं कभी भी इतिहास में आई ही नहीं है। अगर हम इतिहास के डीप में जाएंगे तो हम पाएंगे हमको बाहर वालों ने नहीं हराया है, हमें अंदर वालों ने ही हराया है। हम लोगों के बीच में रहने वाले वो लोग जो राष्ट्र के प्रति समर्पित नहीं हैं, बट बाहर वालों से मिलकर उन्होंने हमें गुलाम बनाया, और उनके वजह से ही हम इतने वर्षों की गुलामी झेले हैं। बहुत से बहादुर व्यक्तित्व तो हमारे इतिहास के जीवन में हुए हैं, जिन्होंने हमें प्रेरणा दी है, और जिनकी वजह से आज भी ये समाज बचा हुआ है, ये राष्ट्र बचा हुआ है, इतना बड़ा देश बचा हुआ है। आज भी कितनी ही सभ्यताएं आई, कितनी ही सभ्यताएं नष्ट हो गई, लेकिन ये एकमात्र ये भारतवर्ष है जहाँ का हिंदू समाज आज भी 100 करोड़ से ज़्यादा इस भारतवर्ष में है। तो ये हमारे संघर्ष के बिना संभव नहीं था। तो इसलिए इन बातों के बारे में आपको डिटेल में हमारे विजय मोहन मनोहर तिवारी जी बताएंगे कि उन्होंने इतिहास का पूर्ण रूप से अध्ययन किया है, और उनकी वाणी से आप इन सब गाथाओं के बारे में जानेंगे। इसलिए आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। आज की इस व्याख्यान माला के प्रधान अतिथि आदरणीय तुलसियान जी ने जुगल किशोर जी जैथलिया को सच्चा राष्ट्रभक्त ही नहीं, बल्कि उनके द्वारा किए गए हर कार्य को राष्ट्रहित में समर्पित किया जाना बताया। अब कार्यक्रम की श्रृंखला में थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए, क्योंकि हमारे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय डॉक्टर अशोक जी लाहिड़ी को अन्य किसी कार्यक्रम में भी जाना है, अतः कार्यक्रम में थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए उनके संबोधन को हम पहले सुनते हैं, अध्यक्षीय भाषण, उसके बाद हम आदरणीय विजय मनोहर जी तिवारी को सुनेंगे। मैं अब क्रम को थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए निवेदन करूंगा अध्यक्षीय संबोधन हेतु डॉक्टर अशोक जी लाहिड़ी से। नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि विजय तिवारी जी से सुनना है। मैं पहले क्षमा मांगता हूं कि मैं 15 मिनट लेट आया, और एक कार्यक्रम है इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। मैं आपको तो सुनने वाला हूं, थोड़ी देर तो सुनूंगा। ये रिकॉर्डिंग हो रहा है ना?
रिकॉर्डिंग मुझे भेज दीजिएगा। अच्छा, तो पहले ये चीज़ बताऊं कि मेरे बहुत खुशी लग रही है कि जुगल किशोर जथेलिया का 3 साल पहले का 2 साल पहले मैं आया था, आपका लाइब्रेरी में आया था। तो ये मुझे पता नहीं था कि ये बड़ा बाजार कुमार सभा पुस्तकालय 100 साल से पुराना पुस्तकालय है। टाइम का बहुत अभाव है, इसलिए मैं नहीं जा पा रहा हूँ। तो मुझे आपके पास आर्जी हैं कि अभी कभी फुर्सत मिले तो मुझे उधर बैठने दीजिएगा, मैं थोड़ा किताब देखूंगा, मिलेगा ना। और नया बिल्डिंग भी आपका बन रहा है। तो देखिए, मैं बहुत अभिमानी भारतीय हूँ, मैं बहुत अभिमानी पश्चिम बंगाल का आदमी हूँ, मैं बहुत अभिमानी कलकत्ता का आदमी हूँ, मैं बहुत अभिमानी उत्तर कलकत्ता का आदमी हूँ। तो मुझे तो अच्छा लगता है जब मैं पढ़ता हूँ। अभी एक किताब पढ़ रहा हूँ, दिनेश चंद्र सेन बृहद बंगो। उसमें पढ़ा ये जो अंग्रेज लोग आए कई हजार, हम हार गए। किसी ने बोला ना कि भारत से ही हार गया, वो आके दखल कर लिया। ये गंगारेड्डी था, इस साम्राज्य का नाम था गंगारेड्डी। तो सिकंदर साहब ने जब आया, वो पंजाब से इधर आ रहे थे, उनके जो सोल्जर्स थे वो घबरा गए कि गंगारेड्डी में नहीं आना है, वो वापस चले गए। बगावट हो गया था उनके सोल्जर्स में। तो मुझे कभी कभी लगता है कैसे ऐसे हुआ। तो इतिहास के बारे में वो आपका है अनकही कहानियाँ। अनकही कहानियाँ, कहानियाँ तो वही है जो कहा जाता है, जो कहा नहीं गया वो कहानी कैसे हुआ। ऐसा है, पता तो है किसी किसी विद्वान को, जैसे विजय जी हैं, हमें बाकी लोगों को पता नहीं। तो इतिहास से क्या लेना देना है? इतिहास से एक चीज तो लेना है कि अभिमान। अभिमान का मतलब कि हम चूहा नहीं है। अभी लग रहा है देख के कि ये चूहा है, वह अंदर में कुछ चीज है जिससे हम जग सकते हैं। तो साथ ही साथ ये देखना पड़ेगा कि कौन सी कहानियाँ ऐसा है जिसमें शर्म आनी चाहिए कि हम ऐसे कैसे किए, और उससे कुछ लेसन लेना चाहिए कि क्या सीखूंगा, कि ऐसा और नहीं हो। तो मैं इतिहास के बारे में तो ज़्यादा नहीं जानता हूँ, तो थोड़ा बोलूँगा। मगर एक चीज़ तो आपसे पहले एक आर्जी है, ये बड़ा बाजार में देखता हूँ। ये बंगाल में मुर्शिदाबाद में जगत सेठ था। जगत सेठ, उनका मकान में मैं देखा हूँ। वो फाइनेंशियर ऑफ द वर्ल्ड थे, इसलिए जगत सेठ। और यही पश्चिम बंगाल की हालत है अभी। बड़ा बाजार मैं बचपन से, जन्म से देख रहा हूँ। बड़ा बाजार में कितने सारे बिजनेसमैन तैयार हुए। ये इंक्यूबेशन सेंटर हो गया, बड़े होते हैं, सीखते हैं, चले जाते हैं। तो आपको तो प्रतिज्ञा लेना चाहिए, नहीं बड़ा बाजार को फिर बनाएंगे, पश्चिम बंगाल को फिर बनाएंगे। मैं तो ये नहीं मानता हूँ कि आप लोग जब कहते हैं कि मारवाड़ी हैं, मैं क्या मारवाड़ी, अब बंगाली हो ऑफ मारवाड़ी ओरिजिन, तो ऐसे कहेंगे तो मैं भी तो कान्यकुब्ज ब्राह्मण हूँ। कब आया था पता नहीं, आपके बाप दादा कब आया था, मुद्दतें हो गई, फिर भी आप कहते रहते हैं मारवाड़ी। कहिए बंगाली हूँ, मारवाड़ी ओरिजिन। तो बड़ा बाजार को बड़ा बनाना है। ऐसा नहीं होगा कि मैं जब कहूँगा तिवारी में जाऊँगा, देखूँगा जैसे स्पेन में छोटे छोटे शहर में होता है, पुराने पुराने शहर में ऐसे ही बढ़िया गली। हैरिसन रोड बना था कैलकाटा इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के, उसी के बाद से तो ये शुरू हुआ। तो ये तय कीजिए इतिहास के अनकही कहानियाँ से कि बड़ा बाजार को, पश्चिम बंगाल को फिर बनाएंगे। मेरा एक ही ख्वाब है, ये पश्चिम बंगाल को
फिर दोबारा हिंदुस्तान में आगे बढ़ा है। चलिए अब इतिहास से, अनकही कहानियां से क्या लेना देना है। इतिहास की अगर अनदेखी करेंगे तो उसका वो करना पड़ेगा आपके जोखिम पर। हिस्ट्री यू कैन इग्नोर ओनली एट योर ओन रिस्क। आप ऐसा करेंगे तो इतिहास खुद का दोहराता है। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो हमें तय करना है कि गलती जो हुआ है हुआ है, हमारे बाप दादा ने जो गलती किया हम नहीं करेंगे। तो एक चीज जो देखता हूं मैं विजय जी, इतिहास को हम इग्नोर करते हैं। इतिहास की एक परंपरा थी, मैं ज्यादा नहीं जानता हूं, मैं इतना जानता हूं कि पुराण थे, 18 पुराण, उसका नाम भी सब मैं नहीं जानता हूं, अग्नि पुराण, भागवत पुराण, भविष्य पुराण। वो हिस्टोरियंस जो कहते हैं उसमें अलंकार तो है ही, देखेंगे कहीं रथ घूम रहा है, ऊपर चल रहा है, एरोप्लेन बन गया, वो तो मानना मुश्किल है, थोड़ा कल्पना है। मगर हिस्टोरियंस बताते हैं उसमें भी कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स है जो मिल सकता है। वो अगर स्ट्रिप कर देंगे कि जो पोएटिक इमेजिनेशन है उसको हटा देंगे तो फिर देखेंगे है कुछ। फिर उसके बाद ये 18 नहीं, मैं गलत बोला, मेजर पुराण से 18 और माइनर पुराण से 18 है। उसमें भी वो हिस्टोरियंस कहते हैं कि इसको थोड़ा अलग से रखो, इसको अलग से रखो, वो करना पड़ेगा। इट मस्ट बी ए डिसर्निंग माइंड। ऐसा नहीं कि लिखा है बस बस चलो सब ठीक है। वी मस्ट लुक एट इट एट ए साइंटिफिक वे, वैज्ञानिक पद्धति से देखना पड़ेगा उसको। उसके बाद रामायण महाभारत वो भी पढ़ रहा था मैं, उसमें भी कुरुक्षेत्र जैसे युद्ध के इंद्रप्रस्थ, अभी तो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स मिल रहा है, उधर था। ऐसा नहीं, कुछ कुछ तो है, मैं भी मानता हूं कि पोएटिक इमेजिनेशन है, मगर उसमें भी बहुत हिस्टोरिकल ट्रूथ है, फैक्ट्स है। सब कुछ मानने का जरूरत नहीं है, मैं मानता हूं, मगर उसमें भी कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स है। फिर 1000 साल की जो है हिस्ट्री का थोड़ा हम देखे नहीं, नजरअंदाज किया। किस लिए? मैं सोच रहा हूं कि क्यों 1000 सालों का, क्या उससे ज्यादा, और मौर्य से, गुप्तास थे, उसके बाद से जो शुरू हुआ, लगता है मुझे हम उतना गर्वित नहीं थे इसके बारे में, इसलिए अनदेखा किया। मगर अनदेखा करने से नहीं चलेगा, उससे हमें निकालना है कि क्या गलती क्या हुई, भारत से क्यों हार गया, ये देखना बहुत जरूरी है। तो ये देखिए, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ और यू कैन इग्नोर हिस्ट्री एट योर ओन रिस्क, अपने जोखिम पर करें। जैसे कल ही आप अखबार में देखे होंगे कि वेनेजुएला में वो मडूरो को पकड़ के ले गया। इसका भी ऐतिहासिक एक उदाहरण है 1961। आप लोग कुछ तो वो सफेद बाल वाले हैं हमारे अंदर 61 में आपको याद होगा बे ऑफ पिग्स, मैं बहुत छोटा था, बे ऑफ पिग्स हुआ था। बे ऑफ पिग्स में अमेरिका भेजे थे, वो बे ऑफ पिग्स क्यूबा में, कि उसको हटाएगा, सफल नहीं हो पाए। और तब भी फ्लोरिडा में कुछ क्यूबन्स थे जो बड़े हर्षित थे, मगर जब खत्म हो गया तब दुखी हुए। वो वेनेजुएला में जो हुआ वही आज ही अखबार पढ़ने का मुझे टाइम नहीं मिला ठीक से। वो फ्लोरिडा जो साउथ में है, उधर बड़े
खुशी है वो लोग। तो इससे तो मुझे एक ही चीज लगता है विजय बाबू, कि इतिहास को इग्नोर नहीं कर पाएंगे। वो अच्छा हो खराब हो, हमें सामना करना ही पड़ेगा। सिर्फ मैं ये बोलता हूँ, कॉन्फिडेंस, इसका मतलब आप लड़ेंगे। आपको मैं बोला चलिए थोड़ा लड़ के आते हैं इससे, आपको अगर आत्मविश्वास नहीं होगा कि हम शेर के पुत्र हैं, लड़ेंगे, फिर तो लड़ नहीं पाएंगे। मगर ये भी देखना चाहिए कि आपके बाप दादा जो शेर के पुत्र थे वो हार क्यों गए, उससे सावधान होना पड़ेगा। तो वन साइडेड व्यू ऑफ हिस्ट्री नहीं चलेगा। वी हैव प्लेंटी टू बी प्राउड ऑफ, बहुत कुछ है जिससे हमें ताकत मिलना चाहिए, मगर ऐसा भी चाहिए कि हम देखें कि हमारे क्या कमी है, कहाँ पर हम मार खा सकते हैं। तो इतना ही बोल के मैं फिर जुगल किशोर जेठलिया साहब को प्रणाम देता हूँ। आप लोग के अभिनंदन करता हूँ कि आप उतने बड़े महान आदमी को, उनके बारे में बहुत उस दिन कहा गया था, याद होगा आपको, मुझे याद है, मैं मैडम को कह रहा था कि कितना बड़ा आदमी था। बड़ा बाजार के बारे में तो ये भी मैं सोचता हूँ, आज ही मैं उनको कह रहा था कि बड़ा बाजार में जाओ तो एक कपड़ा खरीद रहे हो, 5 रुपया के लिए लड़ाई होगा, मगर आप जाके कहो कि उधर बाढ़ आया है, कुछ गड़बड़ होगा, वही लाला आपको दे देगा, बढ़िया दे देगा आपको 5 बस्ता कुछ। तो यही तो है, मैं उस दिन कह रहा था कि हमारे देश में एक कमी है, वो है रिस्पेक्ट फॉर वेल्थ मेकर्स, वेल्थ क्रिएटर्स। मैं तो बिजनेसमैन को ये कहता हूं कि पैसा बनाओ, खूब से पैसा बनाओ, चोरी मत करो। वो तो कहते हैं ना कि जूता तुम खरीदोगे, मैं पॉलिश करके पैसा बनाऊंगा। तो आप लोग बिजनेस कीजिए, जबरदस्त बिजनेस कीजिए कि जिससे पश्चिम बंगाल में फिर रोशनी आ जाए। धन्यवाद। मुझे बहुत खुशी है कि दोबारा मुझे बुलाया, और आशा करता हूं फिर तीसरी भी दफा मिलेगा मुझे मौका। नमस्कार जी। विजय जी, आपसे को थोड़ा सुन के मैं शायद चला जाऊंगा। अभी हमने सुना हमारे आज के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक लाहिड़ी से। उनका संबोधन ही प्रारंभ हुआ अभिमान शब्द से। इस पर राष्ट्र कवि की वो 4 पंक्तियां याद आती हैं, जिनको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, जिनको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निराह है और मृतक समान है। उन्होंने प्रेरणास्पद संबोधन किया, निश्चित रूप से हम सभी उत्साहित हुए, और एक आशा उन्होंने बंधाई कि भले ही आज समय न हो, लेकिन फिर पुनः कभी पुस्तकालय में आएंगे और बैठेंगे। इस पर भी एक कवि की वो पंक्तियां याद आती हैं, यही आस अटक्यो रहो अली गुलाब के फूल, अहिं बहुरी बसंत ऋतु इन डारीन व फूल। हम प्रतीक्षा करेंगे कुमार सभा पुस्तकालय में, फिर कभी आपके साथ चिंतन मनन करेंगे। आइए, जबकि अध्यक्ष महोदय ने स्वयं निवेदन किया है, मैं आज के मुख्य वक्ता भोपाल से पधारे आदरणीय श्री विजय मनोहर जी तिवारी से निवेदन करूंगा संबोधन हेतु। सभी को नमस्कार। इतिहास से कभी पीछा मत छुड़ाइए, क्योंकि इतिहास कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ता है। मैं जो कुछ भी कहने वाला हूं उसकी ये 2 पंक्तियां जो हैं उसका निचोड़ हैं, और वो आदरणीय लाहिड़ी साहब ने अपने पूरे कथन में कह दी हैं। जो मैं आगे कुछ कहानियां आपसे कहने वाला हूं उसका निचोड़ लाहिड़ी साहब ने आपके सामने रखा है। मैं अपनी बात शुरू करूं इसके पहले मैं जुगल किशोर जेठलिया जी के चरणों में उनकी स्मृतियों को प्रणाम करता हूं, और इस अवसर पर मुझे यहाँ बुलाने के लिए कुमार सभा के सभी पदाधिकारियों को मैं धन्यवाद करता हूं, और मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों को नमस्कार करता हूं। बंगाल के इतिहास प्रेमी सभी विद्वज्जनों को जो इस सभागृह में आज रविवार के अवकाश को छोड़कर आए हैं, उन सबको मेरा नमस्कार। मित्रों, मैं इतिहास का विद्यार्थी नहीं हूं,
इतिहास का एक जिज्ञासु जरूर हूं, जो हम सबको होना चाहिए। और वो इसलिए कि भारत केवल एक भूगोल नहीं है। अपने हजारों वर्षों की यात्रा में भारत ने सुख और दुख के लंबे कालखंड झेले हैं और उसकी आप बीतियां इस इतिहास में भरी हुई हैं और वो हमको जानना चाहिए। मैं मूलतः गणित का विद्यार्थी रहा हूं। गणित में मेरी मास्टर की डिग्री है और कॉलेज में मैं अध्यापन के बाद चूंकि लिखने का शौक था मुझे, इसलिए मैं भोपाल के इस माखनलाल चतुर्वेदी जी के नाम पर स्थापित एशिया के पहले और भारत के सबसे बड़े मीडिया के विश्वविद्यालय के दूसरे बैच में पत्रकारिता की डिग्री लेने के लिए गया था। वहाँ से निकलने के बाद मैंने एक लंबा समय अखबारों में और टीवी चैनलों में बिताया है। मैं ज़्यादा समय मध्य प्रदेश में काम किया है और अब उसी विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर के रूप में पिछले फरवरी से मुझे काम करने का अवसर मिला है। मैं जिस जगह से आता हूँ वो ऐतिहासिक रूप से बड़ी समृद्ध भूमि है, विदिशा। और सम्राट अशोक अपने पिता बिंदुसार के समय, जब पाटलिपुत्र में बिंदुसार मौर्य सम्राट थे, तब उनके बेटे अशोक को उज्जैन अवंतिका का राज्यपाल बनाकर भेजा गया था। उनके वैवाहिक संबंध मेरे नगर से हुए थे, विदिशा से। वहाँ 2300 साल पुराने सांची के स्तूपों से लेकर उदयगिरी की गुफाओं में गुप्त साम्राज्य की जो निर्माण हैं और 11वीं सदी के परमार राजाओं के महान निर्माण कार्यों की कई सदियों के प्रमाण वहाँ बिखरे हुए हैं। बचपन से मेरा इन स्मारकों में जाना हुआ है, जो कुछ सुरक्षित बचे रह गए हैं हमारे सौभाग्य से, कई तोड़ डाले गए। बीच की जो 1000 वर्षों के इतिहास की तरफ जो अशोक जी ने इशारा किया। मैं अपनी माँ के साथ में एक पुराने मंदिर में जाया करता था जहाँ मेरा जन्म स्थान है। वहाँ एक खंडित शिव मंदिर हुआ करता था। फिर मैं जब विदिशा में कॉलेज में पढ़ रहा था तो वहाँ एक बहुत विशाल मंदिर के खंडहर पड़े हुए हैं जो किसी समय तोड़ा गया था और बाद की किसी सदी में उस पर कुछ दूसरे तरह के स्ट्रक्चर बना दिए गए थे, जो पूरे भारत की एक दुखद कहानी है। वो बीजा मंडल का स्ट्रक्चर है। आप गूगल पे उसको सर्च करेंगे तो दिल्ली में जो नई संसद का डिज़ाइन है, जो नई पार्लियामेंट बनी है, उसका जो त्रिकोण के आकार का डिज़ाइन है, ये बीजा मंडल के वास्तु से लिया गया है, ऐसा विशेषज्ञों ने कहा। मित्रों, मैं कोलकाता की पवित्र और ऊर्जावान भूमि पर हूँ, तो मैं अपनी बात की शुरुआत यहाँ से करना चाहूँगा। मुझे 111 वर्ष पहले, ठीक आज से 1914 में एक व्यक्ति कोलकाता उतरा था और वो 21 साल एक बहुत भयानक यातनादायी 21 वर्ष गुलामी के बिताकर फिजी से यहाँ आया था। फिजी से। उसका नाम था तोताराम सनाडे। 1914 में वो कोलकाता वापस लौटा। 21 साल उसने वहाँ बहुत यातनादायी वर्ष उसने बिताए और ये वो समय था जब 1880 से 1917 तक के जो 30-35 साल का समय होता है, तो कोलकाता से लगभग 80 से अधिक जहाज़ों में भरकर 60,000 भारतीय मूल के लोग ले जाए गए थे केवल फिजी में। और ये गिरमिटिया कहलाते थे, कुली। और 2-3 अंग्रेज़ों की कुछ एजेंसियां यहाँ काम करती थीं, जिसमें एक का नाम था रिक्रूटर और दूसरी थी डल्स और एक थी CRS, ऐसी नाम था उनका। और ये उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और ज़्यादातर अवध के जो गरीब गांव के लोग थे, उनको बरगलाकर, उनको फुसलाकर, उनको छल कपट से उनको बाहर नौकरियां आपको देंगे और बहुत अच्छी कमाई आप करेंगे। तो बताते थे कि फिजी कहाँ है, तो वो उड़ीसा में कहीं जगन्नाथपुरी के पास कहीं फिजी है, ऐसा उनको एक छल कपट से उनको ले जाते थे। ये 3 बड़ी कंपनियां इनकी काम करती थीं और इनके दलाल पूरे उत्तर प्रदेश में, बनारस, बलिया, सब इलाकों में फैले हुए थे। मित्रों, ये बंदा तुलसीराम सनाड है। ये 21 वर्ष इसने वहाँ बिताए। 9 रुपये महीने ये कमाते थे वहाँ। 10 घंटे की अथक परिश्रम करते थे। फिजी की 20,000 एकड़ ज़मीन पर गन्ना, धान और केले की खेती में इनको लगाया गया था। 9 रुपये महीने की इनकी जो कमाई होती थी, उसमें 6 रुपये इनके खाने में खर्च होते थे केवल। इस बंदे ने तोताराम सनाडे ने कुछ पैसे इकट्ठे करके ये वापस आया कोलकाता 1914 में
और यहाँ के मारवाड़ी मूल के हमारे सदाशयी उदार जो व्यापारी महापुरुष उस समय हुए होंगे, जेठलिया जैसे लोग, उन्होंने इसको प्रश्रय दिया और धर्मतल्ला नाम की कोई जगह यहाँ पर है जहाँ उसने एक कमरा किराए से लिया और अपनी पत्नी के साथ वहाँ रहा। अगले 1 महीने में इसने कोलकाता में 13 व्याख्यान दिए और फिजी में अपने भारतीय मूल के लोगों की जो दुर्दशा है उसके बारे में बताया। यहाँ के मारवाड़ी समाज के महापुरुषों ने उनकी आर्थिक मदद की और 15,000 पर्चे उसने छाप कर यहाँ बांटे कि यहाँ जो ठग काम कर रहे हैं रिक्रूटर, CRS और डल्स नाम की एजेंसियों के लिए, और हम जैसे निर्दोष और निर्धन गरीब लोगों को ये वरगला कर ऊंची कमाई के झांसे में ले जाते हैं, वहाँ हम कैसा नारकीय जीवन जी रहे हैं, इसके बारे में उन्होंने एक जागरूकता का अभियान शुरू किया। मित्रों, अगले 2 वर्षों में उस तोताराम सनाढ़ को जो कोलकाता के व्यापारी समाज से जो मदद मिली, उसकी दम पर वो साबरमती में महात्मा गांधी से जाकर मिले और वहीं रहे। उनकी मृत्यु साबरमती में हुई। लेकिन अगले 3 वर्षों में जो उसने जो क्रांति जगाई, जो जागरूकता पैदा की और भारत के समाज के लोगों को जो जागरूक किया, फिजी में अपने भारतीय भाइयों के और माता बहनों के दुर्दशा के बारे में जो जानकारियां यहाँ उसने शेयर की, उसके बारे में उन्होंने एक डॉक्यूमेंट लिखा, फिजी द्वीप पर मेरे 21 वर्ष। ये पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी ने उसको डॉक्यूमेंट किया और बनारसी दास चतुर्वेदी ने फिर अगले 3 दशक केवल अपने अप्रवासी ऐसे मजदूर कुली गिरमिटिया भाइयों के उत्थान के लिए लगाए। 3 वर्षों में ये प्रथा बंद हुई। तोताराम सनाढ़ को जो कोलकाता में आप जैसे जो उदार सदाशयी मारवाड़ी समाज के लोगों की जो मदद मिली, उसने एक पूर्ण विराम लगाया वो कुली प्रथा पर। तब तक त्रिनिदाद टोबैगो और फिजी, मलेशिया और लैटिन अमेरिकी देशों में लगभग 4 लाख से अधिकतर बिहार और यूपी के हमारे भाई बहन इस तरह से ले जाए गए थे। ये फिजी 3 महीने की समुद्री यात्रा से वहां जाते थे। इनके 5वीं पीढ़ी के वंशजों से अभी 2 वर्ष पहले फिजी यात्रा में मुझे उनसे मिलने का अवसर मिला। मैं कोलकाता में हूं तो मैं कुछ ऐसे, चूंकि यहाँ अंग्रेजों की ये लंबे समय तक 1911 तक राजधानी रही है और 17वीं सदी से लेकर 19वीं सदी तक जो लंदन के दूर दराज इलाकों के 20-22 साल के नौजवान जो कोलकाता आए हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की और ब्रिटिश सरकार की सेवा में, मैं कुछ के नाम आपके साथ बांटना चाहूँगा जिनके बारे में हमें जरूर जानना चाहिए। उसमें एक आयरिश डॉक्टर का बेटा था जेम्स फर्ग्यूसन। ये 1820 के दशक में, आज से 200 साल पहले, कलकत्ता अपनी कारोबारी फर्म में काम संभालने के लिए यहाँ आया था। इसका धंधा चौपट हो गया, दिवालिया इसकी फर्म हो गई, तो ये सड़क पर था। लेकिन उसी समय नील की खेती का एक बड़ा प्रोत्साहन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया हुआ था, तो वो नील की खेती में चला गया। अब एक आयरिश डॉक्टर का बेटा जो बिजनेस फैमिली से आता है, वो अपना कारोबार संभालने के लिए बंगाल की जमीन पे आया। उसका कारोबार डूब गया और वो खेती में चला गया। उसने अगले 10 वर्षों में नील की खेती से इतना धन कमाया जितनी कल्पना करके वो कोलकाता नहीं आया था। 10 साल बाद इतनी अकूत संपत्ति कमाने के बाद एक दिन जेम्स फर्ग्यूसन ठिठक कर खड़ा हुआ और उसने ये सोचा कि इतनी संपत्ति कमाने का तो लक्ष्य मेरा नहीं था, मेरी कंपनी में इतनी सामर्थ्य नहीं थी, मेरी फर्म में इतनी आर्थिक कुवत नहीं थी कि मैं इतना धन कमा ले जाऊंगा। तो अगर नियति ने मुझे इतना अत्यधिक धन, मेरी आशा के विपरीत इतना मुझे मिल गया है, तो क्या नियति मुझसे कुछ और कराना चाहती है? मुझे क्या करना चाहिए? हम में से कितने लोग हैं जो इस ढंग से सोचते हैं कि जितना कमाने के लिए हम किसी भी पेशे में, किसी भी शहर में, किसी भी राज्य में गए और उससे अधिक अगर हमने अपनी आयु में अर्जित किया, तो कितने लोग हम में से ठिठक कर खड़े होते हैं कि क्या जीवन का कुछ और मकसद है जो नियति ने हमको समय से पहले इतना दे दिया, आशा के परे। जेम्स फर्ग्यूसन ने अपना कारोबार अपने परिवार में दूसरों को दिया, लेकिन जीवन के अगले 10 वर्ष उसने जिस काम में लगाए हैं वो हम सब भारतीयों को जानना चाहिए। उसके शिराओं में भारतीय रक्त नहीं था, ना वो बंगाल का था, ना वो मारवाड़ का था। वो आयरिश पिता का पुत्र था, बिजनेसमैन था, खेती में गया, लेकिन जीवन के अगले 10 साल उसने भारत के टेम्पल आर्किटेक्चर को समझने में लगाए।
उसने भारत के स्थापत्य को समझने में लगाए। जब कैमरे नहीं थे, जब आवागमन के साधन नहीं थे, तब वो भारत के 900 गुफा मंदिरों में गया, अजंता एलोरा तक गया। वो भारत के 3000 उसने भव्य भवनों का दौरा किया। और वो मेरे मध्य प्रदेश में दतिया नाम का एक शहर है जो पीताम्बरा शक्तिपीठ के लिए प्रसिद्ध है, ग्वालियर के क्षेत्र में है। वो वहां आया और उसने दतिया के पुराने राजमहल का अवलोकन किया और उसने भारत के 10 स्थापत्य के चमत्कारों में दतिया के महल को शामिल किया। उसने अपने इन 10 वर्षों के दौरान, जब कैमरे नहीं थे, तब पेंसिल से ड्राइंग बनाकर उसने अजंता एलोरा की गुफाओं के रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के जर्नल्स में छपवाए। 1845 में उसका रॉक कट टेम्पल्स ऑफ इंडिया नाम से एक बड़ा वर्क उसका प्रकाशन में आया और यूरोप के देशों को यह पता चला कि भारत के महान पूर्वजों का स्थापत्य का ज्ञान किस स्तर का था। ये स्वामी विवेकानंद के शिकागो प्रवचन के 50 वर्ष पहले लगभग उसने पूरे यूरोप के देशों को भारत की महान स्थापत्य से अवगत कराया, जेम्स फर्ग्यूसन। हॉरेस हेमेन विल्सन नाम के एक दूसरे व्यक्ति का नाम मुझे याद आता है जो 1808 में 22 वर्ष की आयु में कोलकाता आया था। वो एक सर्जन था, वो असिस्टेंट सर्जन की पोजीशन में कोलकाता आया। वो सेंट थॉमस मेडिकल कॉलेज से पढ़कर आया था। वो बेसिकली एक डॉक्टर था। लेकिन आज अगर उस महापुरुष का नाम मैं इस सभा में उल्लेख कर रहा हूं तो उसके डॉक्टरी अनुभव की वजह से नहीं कर रहा हूं। वो पहला व्यक्ति है जिसने ऋग्वेद का अंग्रेजी में तर्जुमा किया, अनुवाद किया ऋग्वेद का। उसने कालिदास के नाटक मेघदूत का संस्कृत में अनुवाद किया। उसने एक पुराण का अनुवाद किया, विष्णु पुराण में उसने काम किया। उसने संस्कृत और अंग्रेजी का पहला शब्दकोश तैयार किया। उसको जब इतना संस्कृत के वांग्मय में वो चला गया, भारतीय भाषाओं में उसने इतनी दिलचस्पी दिखाई, तो वो ऑक्सफोर्ड में संस्कृत पढ़ाने के लिए नियुक्त किया गया। उसने वहां रहते हुए कश्मीर की हिंदू हिस्ट्री पर किताबें लिखी। मित्रों, हॉरेस हेमेन विल्सन के शिराओं में भारतीय रक्त नहीं था। वो बंगाल का नहीं था, वो मारवाड़ का नहीं था, वो मध्य प्रदेश का नहीं था। ऐसे कम से कम 20 से अधिक लंदन के दूर दराज इलाकों से ब्रिटिश सरकार की सेवाओं में, उसके पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवाओं में, जो कोलकाता बंगाल की भूमि पर आए हुए युवाओं की जो काम हैं, ऐसे अनेक हैं। सर विलियम जोन्स का नाम हम सब जानते हैं, जो यहाँ हाई कोर्ट का जज बनकर आया था और वो दूसरा अंग्रेज था जिसने संस्कृत सीखी। उसके पहले जो चार्ल्स बिल्किंस नाम का एक बंदा था, यहाँ मिंट में काम करता था, टाइपोग्राफर था अंग्रेजों की सेवा में, क्लास 3 कर्मचारी का पद होता है। ये पहला बंदा था जिसने संस्कृत सीखी, जिसने महाभारत और गीता को अंग्रेजी में उसने अनुवाद किया। और जब वो लंदन लौटा तो अब सर विलियम जोन्स के पास कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था जो भारतीय भाषा में कुछ ग्रंथों के बारे में चर्चा कर सके। तो पंडित राम लोचन नाम के एक किसी हमारे पूर्वज के साथ बैठकर हाई कोर्ट में अपने मुकदमों की सुनवाई में जाने के पहले सुबह 1 घंटा सर विलियम जोन्स सूती धोती और कुर्ता पहनकर भारतीय लिबास में राम लोचन से संस्कृत सीखने के लिए बैठे। मित्रों, इन्होंने जो काम किया है, हो सकता है बाद की ब्रिटिशर्स की पीढ़ी ने हमारे गलत नैरेटिव खड़े करने के लिए, भारतीयों को पिछड़ा सिद्ध करने के लिए इनकी खोजों को उन्होंने अपने ढंग से परिभाषित किया हो, लेकिन इन 20-22 साल के युवाओं ने जब भारत आए हैं और यहाँ उतरे हैं, कलकत्ता में, मद्रास में, देश भर में, और जब उन्होंने यहाँ यात्राएं की हैं, यहाँ के खंडहरों में गए, वो यहाँ आने के बाद सर विलियम जोन्स अगले 4 महीने के अंदर उन्होंने बंगाल की प्राचीन राजधानी पंडुआ और जो लखनौती मालदा जिले में आती हैं, प्राचीन हिंदू राजाओं की जो महान राजधानियां बंगाल में रही होंगी, उनके खंडहरों का उसने भ्रमण किया और उसने ये सारी चीज़ें हमारे सामने रखी। ऐसे 20 से अधिक युवाओं की सूची में पढ़ सकता हूं, काफ़ी समय उसमें लगेगा, लेकिन जिन्होंने भारत की भाषाओं को समझा, उन्होंने शिलालेखों में गए, भारत के स्थापत्य में गए, भारत के इतिहास में गए और भारत के बारे में उन्होंने पश्चिम जगत को ये पहली बार बताया कि भारत के महान पूर्वजों के ज्ञान का स्तर किस लेवल पर था अपने सदियों पहले। तो ये
इतिहास के कुछ ऐसे फ्रेम हैं जो हमें ज़रूर पता होने चाहिए। ये तो पिछले 150-200 साल की बात मैं कर रहा हूँ। अभी जो 600 साल भारत की छाती पर बड़े भारी गुजरे हैं, अंग्रेज़ों के आने के पहले के 600 साल, तो मैं, जैसा कि मैंने कहा कि इतिहास मेरा विषय नहीं है, मैं एक जिज्ञासु की तरह इतिहास की यात्रा पर जरूर गया हूँ, और मेरी जिज्ञासा केवल पिछले 1000 वर्षों के इतिहास में है, प्राचीन काल के इतिहास में है, लेकिन उतनी नहीं है। पिछले 1000 वर्ष जो इस्लामिक कब्जे के, मैं शासन का शब्द इस्तेमाल नहीं करता हूं क्योंकि रूलिंग क्लास के लक्षण उन 600 सालों में नहीं मिलते हैं, वो केवल एक कब्जे थे। दिल्ली पर कब्जा जमाने के बाद में तुर्कों के पहले बैच सन 1200 के आसपास मोहम्मद गोरी की जीत के बाद पृथ्वीराज चौहान पर जब दिल्ली और लाहौर पर इनके कब्जे हुए हैं, उसके बाद इन्होंने पूरे 300, 400, 500, 600 सालों तक दिल्ली से बंगाल तक और उधर गुजरात तक और दक्षिण तक, आप गूगल मैप पर उनके रूट्स को फॉलो करेंगे, मैं बरसों से ऐसा करता हूं, तो आप पाएंगे कि इन 600 वर्षों में जो चला है वो हम सबको इसलिए जानना चाहिए कि 15 अगस्त 1947 की सुबह हमारे पूर्वज अगर अपनी मूल पहचान के साथ जीवित बचे आए तो इन 600 सालों में उन्होंने क्या ना भोगा होगा, इस तरफ थोड़ा सोचने का आपको एक अवसर मिलेगा। अपनी मूल पहचान को बचाकर इन 600 वर्षों में जो चल रहा था, जो आज सीरिया में, यमन में, अफगानिस्तान में और तमाम इस्लामिक देशों में जहां उनके कब्जे हैं और शरीयत के अनुसार उन्होंने अपनी सत्ताएं कायम की हैं, तो जो नर्क वहां फैला हुआ है, भारत 600 साल का भुक्तभोगी है उसका। और ये किसी रूलिंग क्लास के लक्षण नहीं थे। मैं केवल बंगाल से जुड़े हुए कुछ फ्रेम आपसे शेयर करता हूं। 13वीं सदी में जब तुर्कों के शुरुआती जत्थे ही दिल्ली पर काबिज थे और कुतुबुद्दीन ऐबक जो पहला गुलाम वंश का, जिसको सुल्तान कहा गया, ये दिल्ली और लाहौर पर काबिज था, उस समय यहाँ क्या घट रहा था पूरे अवध से लेकर और बंगाल की ज़मीन तक, ये हमें जरूर जानना चाहिए। बख्तियार खिलजी का नाम हम सब ने सुना होगा। बख्तियार खिलजी का नाम हम सब ने सुना होगा। ये पहले बैच के तुर्क जब दिल्ली पर काबिज थे तो ये कहीं से आया, इसको नौकरी तक नहीं मिली कहीं दिल्ली में। ये बदायूं में छोटे इसने कुछ काम किया, कुछ नौकरी की किसी की। इसके पास एक घोड़ा था, कुछ हथियार थे। लूटपाट की शुरुआती घटनाओं से इसने इतना पैसा इकट्ठा किया बदायूं में रहते हुए। फिर ये अवध में आया और अवध से ये मुंगेर, बिहार के मुंगेर तक धावे बोलता था, डाके, लूट की हमला और इनकी घटनाएं करता था वो। उसके बाद मित्रों, बख्तियार खिलजी की जो कुख्याति है हमारी स्मृतियों में, वो नालंदा विश्वविद्यालय की तबाही से है कि नालंदा विश्वविद्यालय इसने जलाकर राख किया था। अब ये बात कहाँ है, इतिहास के संदर्भ हमें क्या बताते हैं? तो उसी समय मिन्हाजुद्दीन सिराज नाम का एक हिस्टोरियन, वो यात्री था ग्वालियर में। पहली उसको इल्तुतमिश के समय नौकरी मिली 1231 में। थोड़े समय वो ग्वालियर में रहा, उसके बाद इसको घूमने का और लिखने का शौक था। वो मेरी तरह कोई एक बेचैन आत्मा रहा होगा जिसको घूम घूम कर लिखने का शौक रहा होगा। तो वो दिल्ली आया, दिल्ली से बंगाल आया। इसने बंगाल में लखनौती में उस व्यक्ति का इंटरव्यू किया है जो बख्तियार खिलजी के साथ नालंदा के विध्वंस में शामिल था। उसका नाम था शमशामुद्दीन। ये दो भाई थे, फरगना के थे। बख्तियार खिलजी 200 लोगों के साथ केवल बिहार आया और नालंदा विश्वविद्यालय के विशाल कवर्ड कैंपस के बाहर आकर उसने समझा कि ये बिहार का किला है। मिन्हाज सिराज ये लिखता है कि ये बिहार के किले पे पहुंचा। वो बिहार का किला समझ रहे थे और गेट पर पहुंचते ही जंग शुरू हो गई। ये मिन्हाज सिराज के शब्द हैं। अब मैं अभी कल रात को 1:30 बजे कोलकाता के द्वार पर आया, मेरी तो कोई जंग शुरू नहीं हुई, मैं तो यहां कुछ बोलने के लिए आया हूं। तो अगर मैं किसी गलत इरादे से नहीं आया हूं तो जंग का कारण क्या है? तो ये एक थोपे गए युद्ध थे। पूरे 600 वर्षों तक भारत में थोपे गई लड़ाइयां थीं। ये बख्तियार खिलजी बिहार के किले को समझकर नालंदा विश्वविद्यालय में घुस रहा है और उसको जलाकर राख कर रहा है। 3 इमारतें वहां लाइब्रेरी की थीं जहां हजारों की संख्या में पांडुलिपियां थीं जो महीनों तक जलती रहीं। और जब उन पांडुलिपियों को उसने पढ़वाने के लिए कि इस पे लिखा क्या है,
बख्तियार खिलजी ने कुछ लोगों को ढूंढा तो वहां कोई नहीं मिला, सारे लोग या तो मारे गए या भाग गए। 10,000 विद्यार्थियों का कवर्ड कैंपस था, जिसको वो बिहार का किला समझ रहा था, शहर समझ रहा था। लिखा है मिन्हाज सिराज ने कि वो बिहार का बड़ा शहर, जो बाद में पता चला कि दरअसल वो एक विद्यालय था, और विद्यालय को हिंदवी भाषा में विहार कहते हैं, ऐसा लिखता है वो। लेकिन एक विश्वविद्यालय को उन जाहिलों ने एक शहर समझकर खत्म किया। वो लिखता है उसका परिचय कोई बौद्धों से नहीं था, वो बौद्ध यूनिवर्सिटी थी, लेकिन वो लिखता है कि वहां सारे जो लोग थे वो सिर घुटाए हुए रहते थे, ब्राह्मण थे। वो बौद्धों को ब्राह्मण समझ रहा है, कोई परिचय भी नहीं है कि ये कौन लोग हैं, क्या करते हैं। वो किला समझकर केवल लूट के चक्कर में उसने विश्वविद्यालय का विध्वंस कर दिया। 200 लोगों के साथ था केवल, 10,000 विद्यार्थी थे, 3,000 आचार्य थे, 13,000 लोगों में 200 लोग भारी पड़े। तो मेरा कहना यह है कि हमारे जो भौतिक और आध्यात्मिक जगत की सिद्धियों के लिए हम जो भी करते हैं, अगर हम अपनी आंतरिक और बाहरी सुरक्षा की दृष्टि से अनभिज्ञ होकर करते हैं, केवल शांति और अहिंसा में हम मगन रहते हैं, तो क्रूर लोगों से वो ज्ञान आपका बचाव नहीं करेगा कभी। और क्रूरता से एक लोकतांत्रिक सिस्टम में, लोकतांत्रिक प्रणाली में आप क्रूरता से नहीं निपट सकते, लेकिन कठोरता से तो निपट सकते हैं आप। तो हमारी सत्ताओं को ये इतिहास के सबक सीखने होंगे। तो वो बख्तियार खिलजी जो एक छोटे से कहीं अफगानिस्तान के दूर गोर नाम की जगह से यहाँ आया था, और जिसको दिल्ली में 2 टके की नौकरी नहीं मिली, वो बदायूं में गया, किसी जगह उसने थोड़े दिन काम किया, फिर उसने अवध में कहीं छोटी मोटी कहीं काम मिल गया उसको, और वो लूटपाट की मुहिम में शरीक होने लगा, और उसने मुंगेर तक धावे बोले, थोड़ा धन उसने जुटाया, 100-200 और लुटेरों का झुंड बनाया, लूट के माल को उसने दिल्ली भी भेजा। दिल्ली में उसका सम्मान हुआ कि ऐसे बहादुर लोग चाहिए हमारे लिए, और उसका हौसला ये बढ़ा कि वो 200 लोगों का एक गिरोह बना चुका था, और उसने नालंदा के महान विश्वविद्यालय को, जो 600 वर्षों से संचालित था तब बख्तियार के समय, 600 साल से चल रही एक विश्व की शानदार यूनिवर्सिटी को उसने जलाकर राख कर दिया। और वहां से उसके हौसले इतने बुलंद हुए कि अब वो बंगाल की तरफ आया, और बंगाल में नवदीप नाम की जगह पर मिन्हाज सिराज अब अगला फ्रेम आपको देता है अपनी किताब में, और वो ये बताता है कि नवदीप में कोई राजा लक्ष्मण सेन जिनका नाम था, जो अपने उच्चारण दोष के कारण लखमनिया लिखता है मिन्हाज सिराज, भोजन करने के लिए बैठे थे वो अपने सोने के थाल में, 80 वर्ष की आयु थी उनकी, और 18 लोगों के साथ ये नवदीप में दाखिल हुआ, घोड़ों का कारोबारी हूं ऐसा बोल के आया। जब महल के बाहर पहुंचा इसने, तो ये अफवाह फैलाई कि पीछे एक बड़ी फौज मेरे साथ आ रही है, और दरवाजे पे पहुंचते ही उसने कत्लेआम शुरू कर दिया 18 लोगों ने। जब ऊपर महल में बैठे हुए भोजन पर राजा 80 वर्षीय लक्ष्मण सेन को ये हल्ला गुल्ला नीचे पता चला कि कुछ लोगों ने हमला कर दिया है और वो ऊपर आ रहे हैं, वो खिड़की से भोजन छोड़कर भागे। पूरा बंगाल की पूरी सत्ता 18 लोगों ने हथियाई। मिन्हाज सिराज ने वो संख्या बताई है कि 18 लोग थे, और घोड़ों के व्यापारी बन के वो दाखिल हुए यहाँ, और एक झटके में उन्होंने पूरे लक्ष्मण सेन के सारे खजाने, उनकी स्त्रियों, उनके बच्चों, महलों, सब पर कब्जा कर लिया। उसके बाद वो लखनौती पहुंचा, उसके बाद वो लखनौती आया है, मालदा जिले में कहीं लखनौती के खंडहर हैं, वहां पहुंचा, और वहां से उसकी लूट की हवस इन 600 वर्षों में, चाहे वो गुलाम रहे हों, खिलजी रहे हों, तुगलक रहे हों, लोधी रहे हों, या बाबर के साथ मुगल कहलाए हों, एक लूट के बाद इनकी अगली हवस और अधिक मुफ्त के माल की, लूटपाट की, अराजकता की, दंगे फसाद की ऐसी बढ़ती थी, एक जगह शांति से नहीं बैठते थे ये लोग। तो लखनौती में आने के बाद इसने लखनौती पे कब्जा किया, अपने नाम के सिक्के चलाए, खुतबे इसने मस्जिदों से पढ़े, नई नई मस्जिदें और मदरसों को पैसा लूट का जो आता था वो एक इस तरह से उसने, ये पहला इस्लाम के चरण कमल हैं जो बंगाल की भूमि पर बख्तियार खिलजी के परिचय के साथ आते हैं। आज बंगाल में हुए पहले धर्मांतरण का एक फ्रेम आपके सामने रखता है, किसी अली मीच नाम का, अली मीच, 3 जातियां यहाँ रहती हैं,
उनके उल्लेख वो करता है। और पहला व्यक्ति जो बंगाली मूल का है, जो इस्लाम कबूल करता है बख्तियार खिलजी के साथ में, और बाद में बख्तियार को गाइड करता है और आगे की लूट तक ले जाने के लिए, तिब्बत के रास्तों तक ले जाने के लिए। तो लखनौती से 10,000 की गिरोह बना अब इसका, जो 200 थे, पहले अकेला था, फिर 18 लोग ये आए केवल नवद्वीप में, और लखनौती में आके इसने अपनी 10,000 की एक लुटेरों की फौज तैयार की और ये देवकोट के रास्ते से कहीं तिब्बत की तरफ गया। तो असम के किसी राजा का उल्लेख आता है जो बख्तियार खिलजी को ये कहते हैं कि आप अभी मत जाइए उधर पहाड़ों में, आप 1 साल बाद आइए तो हम आपकी कुछ सहायता करेंगे। लेकिन इनको तो लूट के और अधिक माल की लालच नए नए इलाकों को रोंदने के लिए प्रेरित करती थी। तो ये बंदा 15 दिन की पहाड़ी चढ़ाई के बाद 10,000 लोगों के साथ में कहीं तिब्बत की किसी जगह पे पहुंचा और ब्रह्मपुत्र नदी को किसी जगह से इन्होंने पार किया है। वहां 2 खिलजी सरदारों की नियुक्ति करके गया कि कोई इस लौटते समय यहां दिक्कत हमको ना हो। मिन्हाज सिराज ये लिखता है कि ब्रह्मपुत्र जैसी तेज बहाव की नदी पर पत्थरों, तराशे हुए पत्थरों का एक ऐसा पुल मैंने देखा जिसमें 20 से 30 मोरियां बनी थी, ऐसे आर्च बने थे जिनमें से पानी बह के आता था। अब ये सिविल इंजीनियरिंग का एक फ्रेम आपको मिलता है कि हमारे बंगाल के महान पूर्वजों ने ब्रह्मपुत्र जैसी तेज बहाव वाली पहाड़ी नदी पर एक ऐसा पुल बनाया था जिससे 10,000 की फौज को लेकर लुटेरों की 15 दिन की चढ़ाई के बाद बख्तियार खिलजी किसी जगह पे पहुंचा। और वहां के पहाड़ी जो हिंदू समाज के लोग रहते होंगे उनका तो कोई परिचय ही नहीं था इनसे, ये कौन है, क्यों आए हैं। और एक अकारण थोपा हुआ युद्ध नवद्वीप और लखनौती की तरह उन पहाड़ों में शुरू हो गया। लेकिन उन वीर पहाड़ी हमारे पूर्वजों ने उस 10,000 की फौज को इस तरह से घेर के मारा है कि वो एक अद्भुत अध्याय है हमारे संघर्ष का और विजय का। और ये वहां से उल्टे पांव भागा। उसके सलाहकारों ने कहा कि बेहतरी इसी में है खिलजी साहब कि जल्दी से हम अपना बोरिया बिस्तर बांधें और मगरिब की नमाज के पहले निकल लें यहाँ से, नहीं तो हमारे बचने की संभावना नहीं है, ये लोग हमको छोड़ेंगे नहीं। अचानक युद्ध थोपे गए में भी पहाड़ी लोग संगठित होकर अपने तीर कमान और रेशम की वस्त्र पहनकर जो बुलेट प्रूफ जैकेट की तरह काम करते हैं, ये लिखते हैं कि रेशम के कसे हुए रेशम के वस्त्र पहनकर अपने तीर कमानों से उन्होंने जो खिलजी की फौज को मारा है, ये पलट के वापस आया। 2 हफ्तों में जब ये उस पुल तक पहुंचा है नीचे, तो तब तक वो दोनों खिलजी सरदार गायब थे और यहाँ के स्थानीय हिंदू समाज के पूर्वजों ने उन दोनों को निपटाया और वो पुल भी तोड़ दिया कि अब पार करो, कैसे पार करते हो आप। वो पुल भी तोड़ दिया क्योंकि वो जानते थे कि पुल तो हम दूसरा बना लेंगे। और उसके बाद वो एक मंदिर का उल्लेख आता है जहां सोने चांदी की मूर्तियां हैं और इसकी 15 दिन से इसकी फौज ने एक सेर गेहूं का नहीं खाया था। भूखे प्यासे ये अपने घोड़ों को काट काट कर खाते हुए नीचे उतरे आधी संख्या में। और जब ये उस मंदिर के अंदर घुसे तो मूर्तियों की तरफ इनका ध्यान नहीं था लूटने के लिए, ये देख रहे थे कि नदी को पार करने के लिए कोई साधन हमको यहां मिल जाए। और असम के उस राजा ने यहाँ जो सुगठित तरीके से अपनी फौज को बंगाल के लोगों को जोड़कर और इसका मुकाबला किया है, और इस नदी में जब ये उतरे हैं घोड़ों सहित तेज बहाव की नदी में, तो केवल 100 लोग बचे थे। ये लिखा है मिन्हाज सिराज ने कि 10,000 की फौज में से 100 जख्मी हालत में देवकोट तक पहुंचे हैं। दिनाजपुर जिले में ये देवकोट नाम की जगह है। दिनाजपुर ये मालदा से लगभग 150 किलोमीटर के फासले पर है। जख्मी हालत में बख्तियार खिलजी अपनी पूरी फौज की तबाही के बाद केवल 100 जख्मी लोगों के साथ जब देवकोट में आया है, तो देवकोट में उन जो लोग मारे गए, बह गए, पहाड़ों में मारे गए, उनके परिवार के लोगों ने इसकी जो हालत की है बख्तियार खिलजी की, कि ये घोड़े की सवारी नहीं करता था वहां डर के मारे, क्योंकि गालियां देते थे लोग इसको देवकोट के कि हमारे सारे परिवार तबाह कर दिए तुम्हारी लालच ने। और अंत में देवकोट में ये मारा गया बख्तियार खिलजी। मुझे नहीं पता कि हम में से कितने लोगों को ये पता है कि नालंदा विश्वविद्यालय का घाव भारत की स्मृतियों में अंकित करने वाले इतिहास के सबसे बड़े गुनहगार बख्तियार खिलजी का जो अंत है वो वीर बंगाली पुरुषों ने किया। ये हम में से कितने लोगों को पता है?
हम में से कितने लोग जेम्स फर्ग्यूसन को जानते हैं? हम में से कितने लोग तोताराम सनाडे को जानते हैं, जिनका संबंध सीधा बंगाल की भूमि से है? और इसके बाद केवल ये एक अंत नहीं था कहानी का, ये तो 600 वर्षों तक चलने वाले एक हिंसक धारावाहिक का पहला एपिसोड था, बख्तियार खिलजी। उसके बाद इल्तुतमिश का यहां हमला हुआ है 1225 में, और वो 44 हाथियों पर 80 लाख मुद्राएं वसूल करके ले गया है। सोने के बंगाल को कैसे लूटा गया है उसका ये दूसरा एपिसोड है। इल्तुतमिश रजिया सुल्तान का बाप था ये। तो दिल्ली से इन लुटेरे तुर्कों की, फिर खिलजियों की, फिर तुगलकों की जो लुटेरों की फौजें आती थीं, वो पूरा अवध, अयोध्या क्रॉस करके बिहार में अपना गोरखपुर रास्ते में आता था इनकी, फिर बिहार में दरभंगा पूरा क्रॉस होता था, और ऐसा 3 से 4 महीने की यात्रा के बाद ये लुटेरे यहाँ आते थे, और हर बारिश के बाद एक मुहिम होती ही थी। तो इस तरह से फिरोज शाह तुगलक के समय 1353 नवंबर 1353 से सितंबर 1354 के 9-10 महीनों के दरमियान ये बंगाल आया है, और इसने बंगाल में एक दला नाम की जगह पर कोई युद्ध होता है, एक दला, जिसका नाम बदल के ये आजादपुर करता है, और प्राचीन बंगाल की जो राजधानी थी गौड़, उसका नाम बदल के फिरोजाबाद करता है। नाम, अपनी नेम प्लेट टांगना, नाम परिवर्तन। और एक बंगाली का कटा हुआ सिर लाइए, एक सिक्का ले जाइए चांदी का। तो इसकी जब डिटेल बही खातों में दर्ज हुई है तो 1,80,000 सिक्के वितरित किए गए हैं। एक बंगाली के कटे हुए सिर, 7 कोस की रेंज में पूरी लड़ाई हुई है ये बंगालियों के साथ में, फिरोज शाह तुगलक की। इस बीच में 1266 का एक जोरदार फ्रेम है, 1266 एडी। अब 2025 में से जरा आप माइनस करिए, 800 साल पहले पहुंचेंगे। बलबन का नाम अगर नहीं सुना है तो सुन लीजिए। बलबन एक गुलाम वंश का एक शासक हुआ है दिल्ली में, और इसने लगभग 22-25 साल दिल्ली को रौंदा है। और दिल्ली में इसने, तब तक ये बंगाल पे इनके लोग कब्जे हो गए थे। बंगाल में छोटी छोटी रियासतें हिंदुओं की थीं, राजाओं की थीं, लेकिन लखनौती में, गौड़, पंडुआ, ये जो जगह थी, यहाँ पर दिल्ली के लोग बैठने लगे थे, खिलजी, तुगलक, ये सब। तुगरिल खां नाम का एक व्यक्ति उस समय बंगाल पे राज कर रहा था दिल्ली की तरफ से। तो दिल्ली को वो हर साल अपना एक लूट के हिस्से का माल भेजते थे। तुगरिल ने विद्रोह कर दिया कि मैं स्वतंत्र शासक हूं, और अपने नाम का खुतबा उसने मस्जिद में पढ़वाया। बलबन को जब ये पता चला तो बलबन ने 2 फौजें बंगाल भेजी, लेकिन बंगाली लोगों ने, जिसमें हिंदू भी शामिल थे, तुगरिल का साथ दिया। तुगरिल के साथ हुए वो कि भाई तुम ही ठीक हो, अब ये बाहर के लोग और कहाँ हम और कटेंगे मरेंगे, अब तुम ही ठीक हो, तुम बने हो यहाँ पे, तुम्हारे साथ अच्छा हमारा रेपो है, तुम्हारे साथ अच्छे संबंध हैं। तो बंगाली, हिंदू, मुस्लिम जो भी उस समय कन्वर्ट हो चुके थे, उन सब ने तुगरिल का साथ दिया। बलबन की भेजी हुई 2 फौजें यहाँ से हार कर लौटी। दूसरी फौज में एक अवध में जो मुस्लिमों का हेड था, अमीन खां नाम का, जब वो लौटा तो बलबन ने उसको अवध के दरवाजे पे ही फांसी पे टांगा कि तुम हार कर लौटने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी। और तीसरी मुहिम में बलबन खुद आता है इस कसम को खाकर कि मैं बंगाल से तुगरिल को खत्म करके ही लौटूंगा, नहीं तो नहीं लौटूंगा। अब आप जरा सोचिए कि दिल्ली से निकलने के बाद उसकी ये 3 साल की मुहिम थी बंगाल में। 3 साल बाद दिल्ली लौटा है बलबन, लेकिन यहां आकर उसने जो काम किया है वो हम सबको जानना चाहिए। तुगरिल को जब ये पता चला कि बलबन खुद आ रहा है तो तुगरिल खान ने अपना सारा सामान पैक किया, सोने चांदी जो भी खजाने में कीमती चीजें थी जो ले जा सकते थे, ट्रांसपोर्ट कर सकते थे, वो यहां से उड़ीसा की तरफ चला गया, जाने लगा। उड़ीसा के रास्ते में जो इतिहास में जाजनगर कहलाता है, जगन्नाथपुरी का इलाका। बलबन ने 10,000 लोग केवल आगे इस काम के लिए लगाए थे कि उसका सुराग पता करो, कहां गया, कहां जा सकता है वो बचकर। 10,000 लोग केवल इसकी खोजबीन में आगे चलते थे, 1 हफ्ते 2 हफ्ते आगे चारों तरफ। तुगरिल खां एक जगह कहीं उड़ीसा के रास्ते में एक सिक्योर, एक सेफ जगह पर, सुरक्षित स्थान पर, किसी नदी झरने के किनारे उसकी फौज आराम कर रही थी और वो वहां था। 45 लोग केवल उस टुकड़ी में थे बलबन के, जिन्होंने देखा कि तुगरिल का डेरा यहां लगा हुआ है।
उन्होंने बलबन का आतंक इतना था कि अगर हम केवल खाली हाथ सूचना लेके पहुंचे तो मार दिए जाएंगे, कि तुम खाली हाथ सूचना लेकर आए हो, जिसके लिए मैं वहां से महीनों बारिश के समय में 12-12 दिन हॉल्ट करते हुए मैं यहां तक पहुंचा हूं, और तुम उसको देखकर खाली हाथ लौट आए हो। तो वो भिड़ गए कि अब मरें तो यहीं और जिएं तो यहीं। तो वो उसके शिविर में घुसे हैं और तुगरिल खां का पकड़ के उन्होंने धोखे से उसका सिर कलम किया है, और कुछ लोगों को पकड़ के तब तक और लोग आ गए। 3000 तुगरिल खां के 3000 उसके परिवार के, उसके भाई बंधु बच्चे, उनके सुरक्षाकर्मी, उनके सैनिक, उनके अधिकारी, ये सब 3000 लोगों को बंदी बनाकर बलबन के सामने लाया गया। लखनौती जो बंगाल की मुस्लिम राजधानी बनी, जो प्राचीन गौड़ हिंदू साम्राज्यों की राजधानी थी, लखनौती के 1 कोस लंबे बाजार में, मेन मार्केट में, अब 1 कोस हमारे यहाँ लगभग 2 मील के बराबर होता है, लगभग 3 किलोमीटर मानिए आप। 3 किलोमीटर यहाँ, मुझे पता नहीं कि 1 कोस की दूरी को किस तरह से नापते हैं। 1 कोस लंबे बाजार में, लखनौती के मुख्य बाजार में, दोनों तरफ फांसी के फंदे टांगे गए, और इसके इन 3000 रिश्तेदारों को, इसके परिवार के लोगों को, इसके बच्चों को, इसके भाइयों को, इसके जो भी समर्थक इसके साथ में पकड़े गए थे, एक एक को टांगा। पूरे लखनौती के बाजार में 1 कोस लंबे मार्केट की सड़क के दोनों तरफ फांसियां दी गई उनको, और वो कई दिनों तक लाशें लटकी रहीं, ये दिखाने के लिए कि दिल्ली की हुकूमत से बगावत की कीमत क्या चुकाई जाती है। ये सबक बंगाल सीखे। उनके कुछ हजार लोग और पकड़े गए, जिनको लेके बाद में वो 3 साल बाद लौटा है दिल्ली, और 3 दिन के अंदर दिल्ली में सार्वजनिक उनको मृत्यु दंड दिए गए हैं। सार्वजनिक, जो आपने अभी हाल ही के वर्षों में सीरिया वगैरह में जो देखे होंगे, लोगों को किस तरह से पकड़ के, पत्रकारों को, सामान्य नागरिकों को कैसे कत्ल किए हैं, उनको जलते पिंजरों में बंद करके जलती हुई आग में उतारे गए, इस तरह से क्रूर ढंग से उनके अंत किए गए। तो जो तुगरिल खां के बचे खुचे लोग थे, उनको दिल्ली में जाके सार्वजनिक मृत्यु दंड दिए गए बलबन के समय। ये अभी 100 साल नहीं हुए हैं दिल्ली पे कब्जा होने के बाद में, 1264-66 की बात कर रहा हूं। ये 1353 में 101 साल हो गए होंगे, 150 साल बंगाल में इनको कब्जे किए, जब 1,80,000 तुगलक, फिरोज शाह तुगलक के खजाने से एक बंगाली का कटा हुआ सर के बदले एक सिक्का 1,80,000 बही खाते में दर्ज हुए, कितने सिक्के दे दिए गए हैं। ये बंगाल के 150 साल हैं शुरू के अभी, और उसके बाद मुगलों तक आते आते लगभग लगातार रौंदे गए इस देश में। जो बंगाल, अखंड बंगाल से सोचिए आप, केवल पश्चिम बंगाल की सीमाओं में मत जाइए। उस समय के बंगाल में आज का पूरा बांग्लादेश शामिल है, आज का पूरा पश्चिम बंगाल शामिल है, उड़ीसा का कुछ हिस्सा शामिल है, और बिहार का भी कुछ हिस्सा शामिल है। इतना बड़ा बंगाल था, इतना बड़ा बंगाल था। और ये 600 साल चला है। मैंने 150 साल के 3-4 ये अनकही कहानियां आपसे कही, और ये 600 वर्षों तक लगातार। 1757 में जब बंगाल के अंतिम नवाब अंग्रेजों के सामने हारे हैं, 1757 की प्लासी की ही लड़ाई के साक्षी हम हैं। तो ये जो 600 साल की सड़ी गली दमनकारी व्यवस्था बंगाल पे लदी हुई थी, लेकिन एक नई राजसत्ता या नई शक्ति का उदय हुआ जब यहाँ, तो बंगाल के लोगों ने उससे निजात पाने के लिए इनकी भाषा सीखी, इनकी नौकरियां ज्वाइन की, और एक नव जागरण का एक दौर बंगाल में हम शुरू होता हुआ देखते हैं। मित्रों, ये भारत के बड़ी दुखदायी कहानी है। हमारा दुर्भाग्य ये है कि भारत की आज़ादी के बाद जो एक विनाशकारी विभाजन के बाद हमको मिली, हमारा 10 लाख वर्ग किलोमीटर का जो इलाका है 2 हिस्सों में, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के रूप में, जो मंदिर तोड़ते रहे 600 सालों तक, वो इस देश को तोड़कर माने, और तोड़ने के बाद भी वो गए नहीं। उसमें से ज़्यादातर मुस्लिम लीग के लोग यहीं टिके रहे, और यहाँ उनको मंत्री से लेकर कुलपति तक सारे पद मिले हैं उन लोगों को, जो 2 दिन पहले तक इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान का झंडा बुलंद कर रहे थे। और 1971 में जब बांग्लादेश के बनने की बारी आई और पाकिस्तान के टूटने का समय आया, तो भारत सरकार ने जो भी एक डिप्लोमेटिक नज़रिए से जिस मुजीबुर रहमान
को निमित्त बनाया, वो मुजीबुर रहमान अपनी नौजवानी के दिनों में 25-27 साल की उम्र में कलकत्ता की इन्हीं सड़कों पर डायरेक्ट एक्शन डे में हिंदुओं के, निर्दोष हिंदुओं के खून से रंगे हुए उसके हाथ थे। वो मुस्लिम लीग का झंडा लेकर कोलकाता के इस्लामिया कॉलेज और कोलकाता विश्वविद्यालय में उन युवाओं के जत्थों के जो जुनूनी जत्थे, जो थोड़ी देर के बाद ही बस कत्लेआम के लिए निकलने वाले थे, 5000 लोग मारे गए यहाँ, जिनकी तस्वीरें पूरी दुनिया में, अब तो इंटरनेट ने सब चीज़ों का पर्दाफाश किया है कि कैसे गिद्ध उन लाशों को नोचने के लिए कोलकाता की सड़कों पर, घरों की छतों पर बैठे हुए हैं। उस मुजीबुर रहमान के तो खून की भाषा जो जानते हैं वो उनके अंत भी अंततः खून से ही होते हैं। 4 साल बाद वो उसके पूरे परिवार का कत्ल हुआ, उन्हीं के लोगों ने किया। अभी मैं हमारे पत्रकारिता विश्वविद्यालय ने 16 दिसंबर को बांग्लादेश विजय के दिवस के उपलक्ष्य में, हमारा एक विभाग है जनसंचार का, उन्होंने एक प्रायोगिक अखबार विद्यार्थी बनाते हैं, पहल उसका नाम है। 16 दिसंबर को उन्होंने बंगाल की जो व्यथा है, बांग्लादेश की जो व्यथा है, उस पर केंद्रित 8 पेज का अखबार में लाया हूं कुमार सभा को समर्पित करने के लिए। उसकी जो शीर्षक पंक्ति है उसमें बच्चों ने लिखा है कि जब दूसरे खत्म हो जाते हैं तब आतंक अपनों को भी नहीं छोड़ता। तो एक हसीना एक तस्लीमा, ये कवर स्टोरी है। हसीना और तस्लीमा कौन है, कहां से आई हैं? ये बांग्लादेश की हैं। एक हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल लीडर हैं, उस परिवार से, मुजीब के परिवार से हैं। दूसरी हाई प्रोफाइल राइटर हैं, लेखकों की बिरादरी से हैं, तस्लीमा। तस्लीमा की आधी उम्र विस्थापन में गुजर गई है, 62-63 साल की उम्र है, 30 साल उनको दिल्ली में हो गए हैं। ये दोनों कहां से भागी हैं अपनी जान बचाकर? ये बांग्लादेश से भागी हैं। बांग्लादेश में कौन रहते हैं अधिकतर? वहां बहुसंख्यक मुस्लिम देश है, बहुसंख्यक मुसलमान रहते हैं। जान बचाकर किससे भागी हैं? अपनों से भागी हैं। जहां कहां बची हुई है? जहां सबसे ज्यादा हिंदू रहते हैं। तो आतंक जब दूसरे खत्म हो जाते हैं तब आतंक अपनों को भी नहीं छोड़ता है। मैं ये कहता हूं कि हमको अपने इतिहास से पीछा नहीं छुड़ाना चाहिए, क्योंकि इतिहास हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ता। वो पलटकर आपकी स्मृतियों को कुरेदता है, कौनता है, आपको याद दिलाता है कुछ। इस समय कुछ ऐसा दुनिया में हुआ है कि हम सब जिनके पास इतिहास है, जिनके पास अतीत के महान पूर्वजों की कुछ कहानियां हैं, कुछ प्रमाण हैं, कुछ स्थापत्य है, कुछ उन्होंने रचा है, और वो केवल विस्मृति के कारण विस्मृत है। वो तो है अपनी जगह पर, वो सारे वेद अपनी जगह पर हैं। भारत को एक जीवित सभ्यता क्यों कहा जाता है कि 2-3 टुकड़े होने के बाद भी इस देश के, अगर बचे खुचे भारत में मैं गायत्री मंत्र अगर वैसा ही पढ़ रहा हूं जैसा वैदिक काल में कभी पढ़ा गया था, तो हम एक जीवित सभ्यता हैं। और हमारे देवता म्यूजियम के विषय नहीं है। यूनान और मिस्र की तरह जिनके देवता आप संग्रहालय में रखे हुए हैं और आज की संस्कृति से उसका कोई कनेक्ट नहीं है, कोई जुड़ाव नहीं है, कोई जीवंतता नहीं है। लेकिन आज भी मेरे यहाँ कोई यज्ञ होता है तो जो मंत्र पढ़े जाते हैं वो हजारों वर्ष से उसी लय में पढ़े जाते हैं। तो ये एक जीवित सभ्यता है। और इस जीवित सभ्यता में हजारों वर्षों में जो विकसित हुई, जिसने इतने स्याह अंधेरे देखे, इतनी लंबी अमावस्याएं जिसके ऊपर से गुजरी हैं, तो बताने के लिए हजारों उजली कहानियां हैं, संघर्ष की, विजय की, पराजय की, उजाले की, अंधेरे की। और ये कहानियां कोई दूसरों की नहीं है। इन 1,80,000 अगर सिक्के बांटे गए कटे हुए सर के बंगालियों के बदले में, तो उनमें कोई मेरा पुरखा था, उनमें मेरा ही कोई पूर्वज कटा होगा कहीं। जो डायरेक्ट एक्शन डे, ये तो अभी के इतिहास हैं, कोई बहुत हजारों वर्षों के नहीं है। तो डायरेक्ट एक्शन डे में जो 5-7 हजार निर्दोष बेकसूर बंगाली हमारे भाई बहन जो कत्ल किए गए, उनमें मेरा ही कोई भाई बंधु था, मेरे पिता, मेरे कोई रहे ही होंगे, वो हमसे अलग नहीं थे। तो इनके बारे में क्या हमें नहीं जानना चाहिए? हमारे इतिहास में हमारे पूर्वजों ने जो भी अच्छा समय बिताया, क्या हमारा हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ाएगा जब हम उनके बारे में पढ़ेंगे? और उनके ऊपर अगर कोई मुसीबतें आई जिनका उन्होंने पीढ़ियों तक संघर्ष किया, पीढ़ियों तक लड़े, जीते हारे, मरे कटे, अपनी पहचानें नहीं बदली, मर गए।
आप अमृतलाल नागर एक बड़े प्रसिद्ध हिंदी के लेखक हुए हैं, नाचियो बहुत गोपाल नाम की किताब जरूर पढ़िए आप उनकी, और उसमें वो ये बताते हैं कि ये जो अस्पृश्य जातियां हैं भारत में, जिन्हें अछूत कहा गया, जिनको मेला ढोने की ड्यूटी जिनकी लगाई गई, ये पैदा कहां से हुई हैं? क्योंकि वेदों में तो किसी ऐसी जाति का उल्लेख नहीं है। मेगस्थनीज नाम का एक यात्री यूनानी 2300 वर्ष पहले पटना आया, पाटलिपुत्र, चाणक्य के समय में। उसकी जो डायरी है 100 साल पहले उसका प्रकाशन पंडित रामचंद्र शुक्ल ने किया था, और मेगस्थनीज अपने किस्सों में भारत के समाज के चरित्र के बारे में लिखता है, तो वो 7 श्रेणियों के नागरिकों का विवरण देता है, जिसमें कहीं कोई उच्च या कहीं कोई निम्न ऐसी किसी जाति का उल्लेख नहीं है। पहली श्रेणी में वो भारत के बौद्धिक वर्ग को शामिल करता है, दार्शनिकों को, जो भारत को गाइड करते हैं, भारत की सत्ताओं को मार्गदर्शन करते हैं, और उनका त्यागमय जीवन है। वो खुद सत्ता में हिस्सेदार नहीं है, वो बहुत त्यागपूर्ण जीवन बिताते हैं। ये भारत के दार्शनिक बौद्धिक वर्ग के लोग हैं, इन्हें ब्राह्मण कह दिया। दूसरी श्रेणी में वो किसानों को रखता है, शिल्पियों को रखता है, सैनिकों को रखता है। 7वीं श्रेणी में वो राजाओं को लेके आता है, और 6वीं श्रेणी में ब्यूरोक्रेट्स को लेके आता है। ऐसा समाज का वर्ग विभाजन है भारत का। और वो कहता है, भारत की न्याय प्रणाली के बारे में सुनकर कितना अच्छा लगेगा, वो कहता है कि भारत की न्याय प्रणाली ऐसी है कि अगर कोई 3 बार से अधिक झूठ बोलता हुआ पाया जाता है, 3 बार से अधिक आपने किसी बात को लेकर झूठ बोला और उससे दूसरों पर कोई असर पड़ा, तो भारत की न्याय प्रणाली उसको जीवन में मौन रहने की सजा सुनाती है कि अब बोलना मत, आपने वाणी की सिद्धि का दुरुपयोग किया है 3 बार, इसलिए अब आपको मौन रहने की सजा देते हैं। सोच सकते हैं किस स्तर का समाज हमारे पूर्वजों ने बनाया होगा, जिनके बारे में हम नहीं जानते, जिनके बारे में हम नहीं जानते। तो ये सारी जो पूरे भारत की यात्रा है, भारत ही अपने आप में एक पूरी यात्रा है। मैं 2010 से 2015 के बीच में जब मीडिया में था, अंतिम मेरे जो 5 वर्ष थे, मैं एक अखबार में एक ऐसी भूमिका में था जब मैंने भारत के कोने कोने की लगातार 8 बार परिक्रमाएं की हैं। लगातार 8 बार केवल यात्राओं में रहा हूं, और बाहर से कुछ कहानियां ऐसी अलग अलग समाज की, राजनीति की। मैं बंगाल भी कई बार आया हूं। जब प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति के रूप में उनका नाम आया, तो मैं उनके गांव गया था, बीरभूम जिले के मिराती नाम के गांव में, उनके परिवार में उनके लोगों से मिलकर आया था, और एक बड़ी स्टोरी मैंने की थी कि प्रणोदा का बचपन कैसा था। मैं यहाँ अनेक बार आया हूँ। जब राइटर्स बिल्डिंग खाली हुई और उसके कुछ आग लग गई थी, तो मैं उसके अंदर पूरा, जहाँ 3 दशक तक कांग्रेस और 3 दशक तक बाद में कम्युनिस्टों ने इस बंगाल को मटिया मेट करने वाला शासन किया, तो वो भी दर्शन करने के लिए मैं राइटर्स बिल्डिंग के, जो भारत का सबसे पुराना किसी राज्य का सचिवालय है, वहाँ गया। मैं यहाँ के दुर्गा पूजा के उत्सवों में कई दिन कोलकाता में मैंने बिताए हैं, गंगा सागर तक मैं गया हूँ, और पूरे भारत के कोने कोने की मैंने 8 बार परिक्रमाएं की हैं। और इनसे मैंने ये जाना कि भारत ही अपने आप में एक लंबी यात्रा में निकला हुआ कोई देश है, जो अपनी इस पूरी हजारों वर्षों की बहुत ही कठिन संघर्षपूर्ण यात्रा में कई बार उसने टूटा फूटा, जख्मी हुआ, आगे बढ़ा, स्वतंत्र हुआ, फिर आगे बढ़ा। और हमारे पूर्वजों ने उसको बनाया था। वो बनाने वाले कोई दूसरे लोग नहीं थे जो इस देश को बना रहे थे, इसमें ऐसी परंपराएं जोड़ रहे थे, जिन्होंने ऐसी मिसालें कायम की कि जिनके बारे में जब 250 साल अंग्रेजों का शासन यहाँ रहा है, और वो बंगाल से शुरू हुआ है 1757 के बाद, तो 1780 के बाद से लेके पूरी 1890 तक लगभग 100-150 साल तक जो 20-22 साल के दूर दराज लंदन के सामान्य परिवारों के युवक भारत आए और उन्होंने यहाँ के खंडहर देखे। वो यहाँ सारनाथ गए, बनारस गए, गौड़ के प्राचीन बंगाल के उन्होंने खंडहर देखे। नालंदा में अलेक्जेंडर कनिंघम मैकेनिकल इंजीनियर था, फौज में 2nd लेफ्टिनेंट बाई जॉब था, बाई एजुकेशन वो मैकेनिकल इंजीनियर था। लेकिन 42 साल की उम्र में जब वो फौज से रिटायर हुआ है, उसके पहले भारत के पुरातत्व में घुस गया। उसने भारत के पुरातत्व को समझा, वो बौद्ध स्मारकों में गया और उनका जो डॉक्यूमेंटेशन उसने किया है वो जरूर पढ़िएगा।
हम सबको पढ़ना चाहिए। वो 42 साल की उम्र में जब वो फौज से रिटायर हुआ तो उसने ब्रिटिश सरकार को एक पत्र लिखा और उसने ये लिखा कि हम यहाँ के शासक वर्ग के लोग हैं, हम भारत जैसे प्राचीन सभ्यता के देश में शासन करते हैं, तो हमारी कुछ ड्यूटी भी है इसके प्रति, हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं। ये हजारों वर्ष पुराना देश है, यहाँ हजारों वर्षों के पुराने महान निर्माण कार्यों के खंडहर जगह जगह बिखरे पड़े हैं, इनको संरक्षित करना हमारा काम नहीं है। उसने कंजर्वेशन शब्द का प्रयोग नहीं किया क्योंकि वो ये जानता था कि अगर संरक्षण का उपयोग करूंगा तो फाइनेंस वाले फाइल अटका देंगे कि ये खर्चा हम क्यों करेंगे, हमारा क्या काम है इनको बचाने का, इनको संरक्षित करने का। हजारों स्मारक ऐसे पड़े हुए हैं, ये हमारा काम नहीं है। तो उसने ये पहले ही लिखा कि संरक्षित करना हमारा दायित्व नहीं है, लेकिन अगर हम यहाँ के शासन में हैं तो हमको एक सूची जरूर बनाना चाहिए, एक सर्वे करना चाहिए कि कहाँ कहाँ क्या क्या बिखरा पड़ा है। कम से कम एक नॉलेज में आएगा, ये प्रकाश में आएगा। ये बहुत बिना बजट का काम है, इसमें कोई खर्चा नहीं होना है। हमारे जो ब्रिटिश अधिकारी पूरे देश में काम करते हैं वो अपने अपने जिलों की सूचियां बना लेंगे, एक इस तरह का काम है। और उसने लंदन में अपने मित्रों, प्रभावशाली मित्रों का उपयोग करके लॉबिंग की कि मैंने ऐसा पत्र वायसराय को लिखा है, इसमें मेरी मदद करो। 1871 में मित्रों आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नाम का 1861 में एक विभाग बना। ये अकेला ही ऐसा विभाग है जिसके नाम में ही सर्वे लगा हुआ है, क्योंकि उसने सर्वे लिखा था। अलेक्जेंडर कनिंघम ने 21 साल की उम्र में भारत आया था और उसका पहला डायरेक्टर जनरल बनाया गया वो एएसआई का। और एएसआई का डायरेक्टर जनरल बनने के बाद उसने दिल्ली में या कोलकाता के वातानुकूलित भवन में किसी साहब की तरह अपना जीवन नहीं बिताया। उसने अगले 1.5-2 दशक तक फिर भारत की आर्कियोलॉजी में गया। आज स्वतंत्र भारत का मैं बहुत बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं, स्वतंत्र भारत के सभी राज्यों के पुरातत्व विभाग स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में जो आते हैं और एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो इसी नाम का एक विभाग है केंद्र सरकार का, इन सब ने मिलकर भी जितना काम नहीं किया होगा जितना अलेक्जेंडर कनिंघम अकेला करके गया है भारत के पुरातत्व के लिए। उसके शिराओं में भारत का रक्त नहीं था, उसके माता पिता भारतीय नहीं थे। वो लंदन के दूर दराज इलाकों से कुछ 25-50 हजार पौंड इकट्ठे करके कहीं घर बना लेंगे, सेवा पूरी होने के बाद में अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे, इस लक्ष्य से आए थे, एक अच्छे पैकेज की नौकरी के चक्कर में। लेकिन भारत की सभ्यता के अवशेषों ने जो 600 सालों से केवल रौंदे जा रहे थे, अंग्रेजों ने जो आके भारत को देखा है, अखंड भारत को, वो कोई बहुत वैभवशाली भारत नहीं था, वो बहुत कुछ नष्ट भ्रष्ट हो चुका था प्राचीन भारत। लेकिन उन युवाओं ने जब इस भारत की उस पुरातनता को, सनातनता को, जब उन खंडहरों में, भाषा में, लिपियों में, शिलालेखों में, स्थापत्य में, मंदिरों में, महलों में, स्तूपों में, खंडहरों में, गांवों में, शहरों में, दूर दराज तक जाकर उन्होंने देखा तो उनकी तो आंखें फटी रह गई। और मैं जब उनके विवरणों को पढ़ता हूं मित्रों, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो ऋषि थे वो ये जानते थे कि इस देश को जगाना बहुत जरूरी है, तो उन्होंने वहां जन्म लिया है इन युवाओं के रूप में, और यहां वो नौकरियां करने के लिए अपना पुनर्जन्म लेकर यहां आए, क्योंकि उनको पता था कि यहां पैदा होंगे तो ऐसे ही होंगे हम, जैसे हम हैं, अपने इतिहास से कटे हुए, अपनी स्मृतियों से भटके हुए एक ऐसा समाज जिसको अपने बारे में कुछ पता नहीं है। तो मैं कहता हूं कि आप आजीविका के लिए कोई भी विषय ले लें, आप इंजीनियरिंग पढ़ें, आप डॉक्टरी पढ़ें, आप लॉ की डिग्री ले लें, आप सिविल सर्वेंट बन जाएं, आप बिजनेस करने लगें, आप फार्मिंग में चले जाएं, किसान बन जाएं, आपकी पॉलिटिक्स में रुचि है, राजनीति में आ जाएं, अपनी आजीविका के लिए किसी भी विषय में चले जाएं। लेकिन इतिहास का पढ़ना सबके लिए अनिवार्य होना चाहिए। एक डॉक्टर जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है उसकी एक अनिवार्य कक्षा इतिहास की होना चाहिए, एक अनिवार्य कक्षा। इंजीनियरिंग कॉलेज में, आईआईटी में पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, एमबीए कर रहे हैं, बहुत सुंदर, लेकिन भारत के इतिहास को पूरा पढ़कर निकलिए। भारत का इतिहास सबको पता होना चाहिए, यह अनिवार्य होना चाहिए, क्योंकि अगर आप बिना इतिहास पढ़े जीवन में किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं तो मैं ये कहता हूं कि आप एक ऐसी इमारत की तरह आगे बढ़ रहे हैं जिसकी कोई नींव ही नहीं है। इतिहास आपकी नींव है।
उसकी ऊपर जो इमारत खड़ी होगी, फिर आप कुछ भी करेंगे समाज जीवन में, आप कुछ अलग ही कर रहे होंगे। भारत के प्रति आपका जो हृदय है वो कुछ अलग ही तरह से धड़क रहा होगा, अन्यथा नहीं। क्योंकि पता ही नहीं है ना हमको तो कुछ अपने अतीत के बारे में, अपने निकट अतीत के बारे में पता नहीं है कि पिछले जो 1947 में भारत की जो तथाकथित आज़ादी है, जो दरअसल एक पावर का ट्रांसफर है, जो दरअसल एक समझो, भारत की आज़ादी की लड़ाई महान सपनों से शुरू होती है। महान सपने देखे गए स्वतंत्र भारत के, वहां से शुरू होती है। वो संघर्षों और बलिदान से आगे बढ़ती है और 1947 तक आते आते घटिया समझौतों और सौदों पर समाप्त होती है। क्या हमें इसके बारे में नहीं जानना चाहिए? ये तो अभी 100-125 साल के मेरे ही कोई दादा परदादा कहीं किसी जगह सहयोग कर रहे होंगे। ये जो तोताराम सनाडे को, जो यहाँ के मारवाड़ी समाज के महान पुरुषों ने, व्यापारियों ने उसकी मदद की होगी, तो ये तो अभी अभी के किस्से हैं। यहाँ वो समाज के परिवार अभी भी होंगे जिन्होंने तोताराम सनाडे की यहाँ कोलकाता में सहायता की। तो ये तो 100-150 सालों का अभी अभी का इतिहास है। अभी किसी 80-90 वर्ष के किसी वृद्ध हमारे परिजन से हम बैठेंगे तो वो पुरानी सब किस्से सुना देगा, बंगाल के बनने के किस्से सुना देगा। तो इस तरह से हमको अपने निकट अतीत का इतिहास सबसे पहले पढ़ना चाहिए कि 1947 तक आते आते भारत में क्या हो रहा था, ब्रिटिश पीरियड में क्या हो रहा था, और उसके बाद पीछे 600-700 सालों में जो एक दमन का लंबा अध्याय भारत ने झेला है, वो क्या चल रहा था। इसके बारे में अगर हम जानेंगे तो हम भारत में अपनी कोई न्यायपूर्ण, सुसंगत, एक तर्कपूर्ण भूमिका को निर्धारित कर पाएंगे। 140 करोड़ लोगों को अपनी भूमिका इस भारत के भविष्य के लिए सुनिश्चित करने की बहुत जरूरत है। अगले 20 वर्ष जब भारत अपनी आज़ादी के 100 वर्ष मना रहा होगा, उस समय का भारत कैसा बनाना चाहते हैं, हमारे बच्चे कैसे भारत में रहेंगे, इस तरफ हमें सोचना आज ही जरूरी है। धन्यवाद। आप किसी भी विधा में हो, लेकिन इतिहास की जानकारी आवश्यक है। जिनसे अभी हम सुन रहे थे, आज के इस व्याख्यान माला के मुख्य वक्ता आदरणीय विजय मनोहर जी तिवारी, प्रारंभ में ही उनके संबोधन से हमने जाना कि जिस विश्वविद्यालय में आपने पठन पाठन किया, उसी विश्वविद्यालय में आप आज वाइस चांसलर हैं। ये अपना दृढ़ संकल्प जताता है कि हम कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकते हैं। जोरदार करतल ध्वनि से इनका अभिवादन करें। हमारे भारतवर्ष के समृद्ध इतिहास के विस्तृत जानकारी और बड़ी रोमांचक जानकारियाँ हमें प्राप्त हुई। निश्चित रूप से हमारे ज्ञान में समृद्धि होगी। आइए कार्यक्रम समापन की ओर है। एक अखबार है पहल, जिस तो वो भेंट करना चाहते हैं कुमार सभा पुस्तकालय को, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और आज के हमारे प्रधान अतिथि और मंत्री, इन सबको। कार्यक्रम समापन की ओर धन्यवाद ज्ञापन के रस्म को दूसरी ओर ले जा रहे हैं। कल्याण मंत्र से आज का कार्यक्रम समापन होगा। कल्याण मंत्र करेंगे श्री अमित ओझा। श्री अमित ओझा से निवेदन करूंगा वो कल्याण मंत्र करें। मेरे बोलने के पश्चात दोहराएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।